सो गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। और अपन लेकर आ गए हैं सुपर सुपर अमेजिंग रिवीजन फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। बड़े सारे बच्चों के मैसेज आए थे, सर ये वाला जो चैप्टर है ना इसको रिवाइज करवा दो। ठीक है, तो बहुत बहुत डिटेल में अपन रिवीजन करने वाले हैं और तुमको एकदम फुल एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, ट्रस्ट मी, अच्छे से करोगे ना तो ये चैप्टर सेट हो जाएगा एकदम दिमाग पे, फुल एकदम एग्जांपल्स के साथ और सारे प्रोविजंस अपन अच्छे से पढ़ेंगे। नोट साथ साथ इसके बना लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से शेयर कर दो सब फ्रेंड्स के साथ। मस्त रिवीजन होने वाली है। और वीडियो को लाइक कर देना और फिर उसके बाद आगे देखना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो कृपया करके कर लो ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। अभी जल्दी ही अपन लाइव लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तुम तक पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो सर एक बार बताओ, ये जो फेमा है, पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये फेमा क्यों आया। ठीक है, और फेमा से पहले की कहानी क्या थी। तो ये जो फेमा आया, हमने देखा कि फेमा आया 1999 में। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम इनटू इन द ईयर 1999। बट 1999 से पहले क्या सर फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं हो रही थी क्या? उस समय कोई ऐसा रेगुलेटरी लॉ नहीं था। बट उससे पहले लॉ हुआ करता था जिसका नाम था फेरा। फेरा वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब कहानी क्या हुई 1991 में? 1991 में जब एलपीजी आया ना, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो एल एल बोले तो लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ने क्या बोला कि अब हम इकोनॉमी को ना अनशैकल कर देंगे फ्रॉम द अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना हम वो हटाएंगे और वो हटाकर हम क्या करेंगे, इकोनॉमी को थोड़ा लिबरल करेंगे। सो क्या हुआ 1991 से पहले की जो इकोनॉमी थी ना, इट वाज अ वेरी कंट्रोल्ड एंड अ वेरी रेगुलेटेड इकोनॉमी, वो रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी थी। बट आफ्टर 1991 क्या कहानी बनी कि अब हमारी इकोनॉमी जो थी वो काफी लिबरल इकोनॉमी बन गई थी। तो अकॉर्डिंगली ना ये भी रियलाइजेशन हुआ कि जो हमारे एक्ट, जो हमारे लॉज प्रायर टू द लिबरलाइजेशन बने हुए थे, अब वो उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं थे। बिकॉज 1991 से पहले मैंने बोला ना कि एक फेरा चला करता था और फेरा वॉज वेरी हार्श लॉ। वो बहुत हार्श था कि उसमें ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट बहुत हार्श हुआ करती थी। तो इन्होंने बोला यार अब इतना इतना रेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल्ड इकोनॉमी हमारी नहीं है। आफ्टर 1991 आर इकोनॉमी इज वेरी मच लिबरल इकोनॉमी। तो उसके लिए हमको क्या लेकर आना चाहिए, लॉ को चेंज करना चाहिए और फेरा को रिप्लेस किया गया। और फेरा 1973 को रिप्लेस कर अपन लेकर आए 1999 फेमा। नाम देखो आप, इसमें नाम में आपको एक क्या बोलते हैं डिफरेंस क्लियर होगा। यहां लिखा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और अर्लियर वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ना, उसका नाम ही क्या था, रेगुलेशन एक्ट, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी एक्ट। क्योंकि हमारा उस समय जो रोल रहता था ना इकोनॉमी में, जो बॉडीज हुआ करती थी, अथॉरिटीज हुआ करती थी, दे वर मोर लाइक अ रेगुलेटर। बट आफ्टर 1991 दे आर प्लेइंग द रोल मोर लाइक ऑफ अ फैसिलिटेटर। तो हमारा रोल चेंज हुआ, पहले हम रेगुलेटर हुआ करते थे बट वी चेंज टू फैसिलिटेटर। तो जब ये चीजें बदली तो उसके अकॉर्डिंगली लॉ को भी बदलना जरूरी था और 1973 का फेरा हमने भगाया और उसको लेकर आए 1999 के फेमा पे। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस क्लियर करूं ना, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा, तो मैं बोलूंगा फेरा जो था ना वो फॉरेक्स के कंजर्वेशन पे फोकस करता था। फेरा वाज फोकसिंग कि हम जितना फॉरेक्स बाहर से आ रहा है, फॉरेक्स बोले तो व्हाट इज फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है ना, हम उसको बचा के चले, उसको ऐसा नॉन डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए खर्च ना करें। नॉन डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स मतलब ऐसे इंपोर्ट्स पे खर्च ना करें जिससे हमारी कंट्री का कोई इंपोर्ट ही नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ऐसी जगहों पर खर्च ना करें। हम उसको बचाना चाहते थे। बट फेमा ने बोला भाई ये बचाने में विश्वास मत रखो, ये सोचो और कैसे लाया जाए। एक बात बताओ, तुम लोग अर्निंग्स करते हो तो इट इज गुड टू सेव अर्निंग्स, बट अपन सेविंग्स करने पे ज्यादा फोकस करें या ये फोकस करें कि अर्निंग्स कैसे बढ़ाई जाए। अगर हमारी अर्निंग ही बढ़ जाएगी तो उससे हमारी सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि किसी चीज को कंजर्व कैसे करें, हमारा फोकस होना चाहिए कि उसको बढ़ाए कैसे। सो फेमा फोकस्ड ऑन फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, कि एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाया कैसे जाए और फॉरेक्स को मैनेज कैसे किया जाए। नाउ वी डोंट वांट टू रेगुलेट। फेरा में क्या होता था, ऑफेंसेस को क्रिमिनल माना जाता था, बट यहां पर ऑफेंसेस को सिविल ऑफेंसेस रखा जाता है और
फेरा जो होता था ना उसमें सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता था, मतलब वहां पर इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री और इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट रहता था और उसके बेसिस पे रेगुलेशंस बनी हुई थी, रूल्स बने हुए थे। बट फेमा में क्या है, फेमा में रेसिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी यहां पर आप सिटीजन हो नहीं हो डजंट मैटर, बट यहां पर क्या मैटर करेगा कि आप रेजिडेंट होने चाहिए या आप नॉन रेजिडेंट हो। अब यहां पर हम नॉन रेजिडेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है, PRI एंड PROI। तो दैट वी विल सी कि PRI कौन होता है, PROI कौन होता है। और यहां पर ना हम बोलते थे ऑल ट्रांजेक्शंस वर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, यानी ट्रांजेक्शंस ऑलमोस्ट मानो कि प्रोहिबिटेड ही होती थी, जिसको परमिट कर दिया, अदरवाइज ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। बट यहां पर ना दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, हमने बोला एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है और एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना, दैट आर ऑलवेज, हम बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है दे आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो परमिटेड है अनलेस प्रोहिबिटेड, यानी वैसे हम बोलेंगे बाय डिफॉल्ट परमिट किया हुआ है आपको, बट अगर कहीं प्रोहिबिशन लगा दी तो लगा देंगे। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होती है ना, दे आर द ट्रांजेक्शंस विच आर जनरली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो अगर मैं बोलूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस हैं तो ये वो अकाउंट ट्रांजेक्शंस हो जाएंगी जो जनरली प्रोहिबिट कर दी जाएंगी, बट अगर परमिट हो गई तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसा डिफरेंस है बिटवीन फेरा एंड फेमा, मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करें और एक इंट्रोडक्शन समझना चाहें कि फेरा क्यों हटा और फेमा क्यों आया, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरा एंड फेमा, ठीक है। अब अपन वापस लौटते हैं फेमा के ऊपर और फेमा को पढ़ना शुरू करते हैं, देन वी विल कम बैक टू एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। चलो सुनो मेरी बात। सर ये जो फेमा था, फेमा लाया गया और फेमा में ना सारे कंप्लायंसेस और इन सबको एनफोर्स करवाने के लिए इन पर एक रेगुलेटरी बॉडी बिठाई गई और उस बॉडी का नाम क्या रखा, ईडी। ईडी बोले तो एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ईडी। सो आरबीआई एक्सरसाइजेस द कंट्रोल ओवर द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होंगी उन पर ये कंट्रोल और इस सब के लिए एक सेपरेट बॉडी को काम सौंपा गया जिसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। फेमा में रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। और सीजी यहां पर कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपनीज एक्ट में सीजी कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट यहां पर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड फेमा के अंदर रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडी बनाती है और रेगुलेटरी बॉडी कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या बनाएगा, रेगुलेशन, ठीक है। सर ये फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये फेमा आया, तो मैंने बोला फेमा आया, दिस एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मैंने बोला ना हमारा रोल रेगुलेटर से बदलकर अब क्या किस चीज का बन चुका था, फैसिलिटेटर का। सो वी वांट टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, कि जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स हो उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेक्स मार्केट है यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको ऑर्डरली डेवलप और मेंटेन किया जा सके, मतलब कि उसको एकदम सिक्योर तरीके से चलाया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके और एक्सटर्नल ट्रेड बढ़े ना कि घटे। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा, टू प्रमोट द एक्सटर्नल ट्रेड, टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड टू मैनेज द फॉरेक्स, ठीक। अब बात ये आती है, यहां से स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 1 और अपने को कहां तक जाना है सर, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, बस सिर्फ 6 सेक्शन आपको पढ़ने हैं 1 से लेकर 6 तक। बस इसके बीच में काफी सारे शेड्यूल्स आने वाले हैं, काफी सारी आपकी लिमिट्स आने वाली हैं, काफी कुछ रेगुलेशंस आने वाली हैं जो अच्छे से अपन पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं पेपर में बहुत ज्यादा हिट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट। पक्का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट, और शेड्यूल्स वाला जो पार्ट आएगा उसमें से शॉर्ट एक क्वेश्चन मिलेगा। और ये चैप्टर की वेटेज विल बी 10 to 12 मार्क्स, मतलब 10 से 12 नंबर तक आउट ऑफ 30 मार्क्स का आपका अदर लॉ आने वाला है, जिसमें से 10 से 12 मार्क्स की आपकी वेटेज कवर हो जाएगी फ्रॉम फेमा। तो सोच के देखो भाई, 30 में से 12 नंबर आपके एक चैप्टर दिलवा सकता है, और अगर ढंग से पढ़ लिया ना, इसको 2-3 बार पढ़ लिया अच्छे से, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं पूरे 10 से 12 के 12 नंबर अच्छे से लिख के आओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिखना अच्छे से आता है ना, पूरे मार्क्स मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आईसीआई फुल मार्क्स नहीं दे रहा, फुल मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके 10 से 12 नंबर सिर्फ इसमें कवर हो सकते हैं और बहुत 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 डिटेल में कवर हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। सर ये जो फेमा है ये इफेक्ट में आया फ्रॉम 1 June 2000, ये कोई नहीं पूछेगा,
और अप्लाई होता है टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। अब ये आगे क्या लिखा हुआ है इसको अभी थोड़ी देर में मैं पढ़ा दूंगा, ये लाइन पे मैं दोबारा लौटूंगा, अभी इसको मत पढ़ना मेरे कहने पर। जब मैं डेफिनेशन पढ़ा दूंगा पीआरआई की, देन आई विल कम बैक टू दिस लाइन। ठीक है, तो ये बोलता है फेमा जो है ना, फेमा अप्लाई होगा होल ऑफ द इंडिया पे, यानी पूरे इंडिया में कोई भी बंदा ट्रांजेक्शन कर रहा होगा तो उस, और ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ये फॉरेक्स वॉरेक्स वाली, तो उस पर फेमा आएगा। बट ये बोलता है फेमा विल ऑल्सो अप्लाई टू दिस दिस दिस। अब ये क्या होता है, अभी छोड़ दो, अभी आगे आके देखेंगे फेमा किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर डेफिनेशंस को, और डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन उठाते हैं। सबसे पहले अपन डेफिनेशन उठाएंगे पर्सन की। पर्सन में कौन कौन आता है, मेरी बात सुनना, पर्सन में कौन कौन आता है सर? इंडिविजुअल पर्सन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सन होती है, कंपनी पर्सन में आएगा, फर्म पर्सन में आएगी, एओपी बीओआई पर्सन में आएगा, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन बोले तो, ज्यूरिडिकल पर्सन बोले तो काइंड ऑफ ट्रस्ट, जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, तो ये सारे जो ट्रस्ट हो गए ये सब आएंगे एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। और लास्ट में बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनी एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ऑफिसेज होते हैं, हमारे ब्रांचेस होती हैं, हमारी एजेंसीज होती हैं, इनको सेपरेट पर्सन नहीं माना जाता। बट फेमा ने बोला भैया हम तो तुम्हारे ब्रांच, तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारी एजेंसी को भी सेपरेट पर्सन मानेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो एक इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस जो कंपनी है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में ही है, तो इन्फोसिस इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, चलो इंडियन कंपनी छोड़ो, अभी ये पर्सन तो है ना, बिकॉज इन्फोसिस इज अ कंपनी, तो वो पर्सन तो है। हाँ सर, पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी आती है, ये रही पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी आती है, ये रहा, तो इन्फोसिस पर्सन तो है। इन्फोसिस की ना मान लो 4 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच पुणे में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच कर्नाटका में है और एक ब्रांच गुजरात में है। वाओ, एक ब्रांच गुजरात में है। तो अगर मैं इस समय सामने स्क्रीन पे देखूं तो मुझे टोटल कितने पर्संस नजर आ रहे हैं? 5। सर कैसे? देखो, ये एक कंपनी है तो इट इज इटसेल्फ अ पर्सन, और क्योंकि इसकी 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस को भी अलग अलग पर्सन माना जाएगा, यानी हाउ मेनी टोटल पर्संस आर देयर? 5। ओके सर, सो एनी ऑफिस, एनी एजेंसी, एनी ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम पर्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर अपन आते हैं ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होता है? सर हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन? ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब होता है मींस एन ऑथोराइज्ड डीलर, जिसके थ्रू आप वो फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन करोगे। अगर आपने इनके द्वारा नहीं की तो फिर वो गलत ट्रांजैक्शन, हवाला ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी, इलीगैलिटीज में फंस जाओगे फिर तुम। तो ऑथोराइज्ड पर्सन मींस एन ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथोराइज्ड। अब ये क्या है बताता हूं। ऑथोराइज डीलर का मतलब जो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स वगैरह होते हैं, जिनको फॉरेक्स एक्सेप्ट करना और फॉरेक्स सेल करना दोनों चीज अलाउड होती है, मतलब वो फॉरेक्स खरीद भी सकते हैं, फॉरेक्स बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बैंक्स, ऐसा समझना। ऑथोराइज डीलर्स में कौन आ गए? बैंक्स। मनी चेंजर्स, जो आपके ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स होते हैं, हु आर इनटू दीज बिजनेसेस। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, हमारे बैंक की आउटसाइड इंडिया कोई अगर ब्रांच है तो हम उसे बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। 7 समुद्र पार तुम्हारी बैंक की कोई यूनिट है तो उसको बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। और एनी अदर पर्सन जिसको सेक्शन 10 में ऑथराइज किया जाएगा, दैट यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन। सेक्शन 10 हमको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना सेक्शन 10 में ऑथराइज किया जाता है कि दैट यू आर द ऑथराइज्ड पर्सन, तो उसे भी ऑथराइज्ड पर्सन माना जाएगा। तो अगर आपको कोई भी फॉरेन करेंसी की ट्रांजेक्शन करनी है, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन करनी है, तो आपको ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू करनी पड़ेगी और इन लोगों को ऑथराइज्ड पर्सन माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं आता हूं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हु इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और इस पे बड़े सारे एग्जांपल भी समझाऊंगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? सर किस बंदे को पीआरआई बोला जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पहले मैं तुमको इससे प्यारी एक डेफिनेशन दिखाता हूं। सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बोला जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई है। यानी अगर मुझे पीआरआई समझ में आ गया तो फिर पीआरओआई तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो जो पीआरआई है वो पीआरआई है और जो पीआरआई नहीं है वो पीआरओआई है। ओके सर, तो मैंने बोला पीआरआई कौन होगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोला जाएगा? हु इज पीआरआई? तो मैंने बोला एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी, पीआरआई किसको बोलेंगे? एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में रिसाइड कर रहा है फॉर मोर देन 182 डेज। मोर देन है बेटा, इनकम टैक्स में 182 और मोर होता है, उधर इक्वल टू 182 भी होता है तो वो रेजिडेंट बन जाता है। बट फेमा में क्या बोल रहा है? अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। सर ये 182 डेज कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, बिट्स एंड पीसेज में भी हो सकते हैं, टुकड़ों में भी हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं। अगर वो बंदा पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो इस साल में वो पीआरआई माना जाएगा। इफ यू वांट टू चेक आउट द
residential status of this financial year, then you have to check the stay in India of the preceding financial year. इस साल का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का क्या निकालना होगा, स्टे इन इंडिया निकालना होगा। अगर आप पिछले साल में 182 दिन 182 डेज से ज्यादा स्टे करे हो इंडिया के अंदर तो आपको पीआरआई बोला जाएगा। बेस कंडीशन तो यही है। अगर मेरा स्टे इन इंडिया पिछले साल में, फॉर एग्जांपल अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 1920 में स्टे इन इंडिया 178 डेज का था तो मैं क्या बोला जाऊंगा, तो मैं पीआरओआई बोला जाऊंगा, क्योंकि 182 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 182 से ज्यादा होना चाहिए। सिंपली बोलो 183 और मोर होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो कि मैं 4 अक्टूबर को इंडिया आया था और 4 अक्टूबर से इंडिया में रह रहा था, तो 4 अक्टूबर से अगर मैं इंडिया में रह रहा था तो सर 4 अक्टूबर से लेकर अपन कितने दिन इंडिया में रहे, तो 28 डेज आपके अक्टूबर के हो गए। ठीक है सर, 28 कैसे, 4 अक्टूबर को इंडिया में आया तो जिस दिन इंडिया में आया वो इंडिया में काउंट होगा। 3 दिन शुरू के हटा दो, 3 दिन शुरू के हटा दो। ठीक है, तो 28 डेज अक्टूबर के, फिर 30 डेज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर फेब में 29 क्यों लिए, क्योंकि 23-24 जो था वो लीप ईयर था। तो फेब में कितने दिन आएंगे, 29। तो टोटल डेज कितने हुए, 180। क्या ये इंडिया के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा था, तो मैंने बोला नहीं था। तो ही विल बी कंसीडर्ड एज पीआरओआई, ही विल बी कंसीडर्ड एज पीआरओआई। पर अगर मैं बोलूं कि ये बंदा 4 अक्टूबर की जगह 2 अक्टूबर को आ गया होता तो ये 2 दिन और रहता इंडिया में, तो फिर 182 हो जाता, तो भी ये बंदा क्या होता, पीआरओआई होता। क्योंकि मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं 182 से ज्यादा होने चाहिए। 182 भी हुए ना एग्जैक्ट, तो भी वो पीआरओआई बैठ रहा है, पीआरआई नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट बोला अगर कोई बंदा पिछले साल 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा है तो हम उसे बोलेंगे वो इस साल में पीआरआई है, बट डज नॉट इंक्लूड, 2 लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ये अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर गया फॉर एनी ऑफ द 3 पर्पसेस, बोला अगर तीन पर्पसेस के लिए आप इंडिया से बाहर गए, अगर इन 3 पर्पसेस के लिए आप इंडिया से बाहर गए, तो जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाओगे ना, विद इफेक्ट फ्रॉम योर डिपार्चर यू विल बी कंसीडर्ड एज पीआरओआई। जिस दिन तुम इंडिया से बाहर गए उसी क्षण, उसी दिन, उसके बाद से तुम्हें पीआरओआई मान लिया जाएगा। सर कौन से 3 पर्पस, अगर आप बाहर गए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बाहर गए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और वोकेशन, वेकेशन नहीं है वही है, घूमने नहीं जा रहे, ए नहीं लिखा, ओ लिखा है। क्या लिखा है, ओ, अगर वो स्किल्स वगैरह वाला कोई काम करने जा रहे हो तो, और फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन, कि अब वो इंडिया के बाहर ही रहेगा, वो इंडिया में वापस नहीं आएगा। मतलब तुम किसी ऐसी पर्पस से जा रहे हो जो क्लियर कट ये इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अब ये बंदा पराया हो चुका है, अब ये यहाँ पे वापस नहीं आएगा। सर फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी बाहर कोई शादी वादी होने वाली है, तुमको बाहर कोई पसंद आ गया, तुमने बोला अब तो मैं वहीं रहूंगा, वहीं शादी करूंगा, वहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं आ रहा इंडिया में। सो फॉर एनी रीजन, मैं बोल रहा हूं फॉर एनी रीजन, जो ये इंडिकेशन शो कर देता है कि अब आप वापस इंडिया में नहीं आओगे, तो इन पर्पसेस के लिए अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आपको क्या माना जाएगा, पीआरओआई। जैसे ही तुम गए तुमको पीआरओआई मान लिया जाएगा। क्या लिखा है, जो बंदा पिछले साल इंडिया में रहा कितने दिन, 182 या उससे ज्यादा, बाहर में गया, हम इंक्लूड नहीं करेंगे अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर चला गया इन 3 पर्पसेस की वजह से, तो हम उसको पीआरआई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी ये 3 पर्पसेस के लिए अगर आप इंडिया से बाहर गए तो यू विल बी कंसीडर्ड एज पीआरओआई। सर एग्जांपल देना जरा, अभी बताऊंगा, अभी सारे एग्जांपल लेके कराऊंगा, सुनना। आगे बोलता है और किसको आप पीआरआई में इंक्लूड नहीं करोगे, तो हमने बोला ऐसे बंदे को पीआरआई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे बंदे को पीआरआई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा हु कम टू इंडिया इन ईदर केस अदर देन दीज 3 केस। अगर कोई बंदा इंडिया आता है और इन 3 केस के अलावा किसी केस के लिए आता है तो हम उसे पीआरआई नहीं बोलेंगे। बट अगर इन 3 पर्पसेस के लिए आया तो जैसे ही, जिस दिन, जिस क्षण उसने भारत की पाक जमीन पर कदम रखा, हम उसी क्षण से उसे क्या मान लेंगे, पीआरआई। यानी सर अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर से इन 3 पर्पस के लिए आता है तो हमको उसके पिछले साल के 182 डेज नहीं देखने, नहीं। यहां पर आईसीएआई यही इंटरप्रिटेशन लेता है दैट फॉर दीज 3 पर्पसेस इफ एनी पर्सन इज कमिंग टू इंडिया, देन फॉर दीज 3 पर्पसेस इफ एनी पर्सन इज कमिंग टू इंडिया फॉर दीज 3 पर्पसेस, देन यू नीड नॉट टू चेक द 182 डेज ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट वेदर ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज और नॉट। भाड़ में गया वो, ठीक है, वो तुमको नहीं देखना। तुमको सिर्फ ये देखना अगर इन 3 पर्पस के लिए वो बंदा इंडिया में आ गया ना, तो जिस दिन वो इंडिया में आ गया उसी दिन, उसी क्षण हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बन गया है, पीआरआई बन गया है। वो क्या बन गया, पीआरआई। सर अगर इन 3 पर्पस के अलावा किसी पर्पस के लिए आया तो फिर हम उसे पीआरआई की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। सर क्या बोले, एक बार दोबारा बताना।
देखो बोलता है पीआरआई वो होगा जो इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहेगा, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इफ समवन हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 182 डेज देन ही इज अ पीआरआई, तो वो पीआरआई है, ठीक है। बट हम नहीं मानेंगे किसको, हम नहीं मानेंगे ऐसे बंदे को जो इंडिया आया फॉर एनी केस अदर देन दीज केस। मेरी बात को समझो, ये डेफिनेशन की एक्सेप्शन बना रहा था कि किसको पीआरआई में नहीं मानेंगे, बोला इसको नहीं मानेंगे जो किसी अदर पर्पस के लिए आता है, मान लो विजिट के लिए आता है, तो हम उसको इस बेस पे नहीं बनाएंगे, उसके लिए फिर 182 दिन देखेंगे। बट अगर वो इन पर्पसेस के लिए आ गया, मतलब डज नॉट इंक्लूड, पर पीआरआई की डेफिनेशन में वो बंदा इंक्लूड नहीं होगा जो इंडिया में आएगा फॉर एनी केस अदर देन, तो डज नॉट इंक्लूड ऊपर एक्सेप्शन बना रहा था, फिर बोला अदर देन, वो बंदा आया पर किसी पर्पस के लिए अदर देन दीज थ्री, यानी ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन बन गई, तो दिस विल बिकम द ओरिजिनल लॉ। तो ये वाले 3 केस कवर हो जाएंगे पीआरआई की डेफिनेशन में। मेरी बात समझे, मैंने बोला ये पर्टिकुलर चीज है, इसमें ये चीज नहीं आएगी, ये वाली पर्टिकुलर चीज में ये चीज नहीं आएगी, बट इस वाली चीज में ये नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये वाली चीज ओरिजिनल लॉ में आएगी ना, क्योंकि इस मेन चीज में ये वाला क्लॉज नहीं आ रहा और इस क्लॉज में ये कवर नहीं हो रहा, तो इट मींस ये वाला जो पॉइंट है ये मेन डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर आता है, किसी भी केस के लिए आता है, किसी भी पर्पस के लिए आता है, बट इन 3 पर्पस को छोड़ के आता है, देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। बट अगर इन 3 पर्पस के लिए आ गया तो फिर भैया हम उसे पीआरआई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे, एंड उसके लिए हम कोई 182 दिन नहीं देखने वाले हैं। अब मैं तुमको पहले इसके जरा कई सारे एग्जांपल दिखा दूं एक बारी, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा सर इसको हम पीआरआई बोले या इसको हम पीआरओआई बोले, ठीक है। सुनो जी सर मान लो जो ट्रंपू अंकल है, लो कौन ट्रंपू अंकल, ट्रंपू अंकल जो है ये 1920 में इंडिया में एक भी दिन नहीं रहे, बट ये 2021 में इंडिया आए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने बोला जिस दिन तुम इंडिया आओगे ना, जिस दिन तुम इंडिया आओगे, मैंने बोला 15 अक्टूबर को ये ट्रंपू अंकल इंडिया आए, तो 15 अप टू 14 अक्टूबर ही वॉज पीआरवाई, बट जिस दिन तुम इंडिया आए ना उसी दिन से तुम क्या मान लिए जाओगे, पीआरआई मान लिए जाओगे। पर अगर ये ट्रंपू अंकल, ये कौन से वाले क्लॉज की वजह से हो रहा है, बी वाले क्लॉज की वजह से, अगर ये ट्रंपू अंकल एम्प्लॉयमेंट के लिए ना आते और ये किसी और पर्पस के लिए आते, मान लो मेडिकल पर्पस, इलाज कराने आ रहे हैं, विजिट के लिए आ रहे हैं, ऐसे घूमने फिरने आ रहे हैं, तो फिर हम बोलते, फिर ये ट्रंपू अंकल क्या है, पीआरओआई है। क्यों पीआरओआई है, क्योंकि फिर इनके लिए प्रीसीडिंग 182 डेज देखे जाते और पिछले साल में ये मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर नहीं थे, तो ये अंकल क्या हो जाते, पीआरओआई हो जाते। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, सर मान लो कोई बंदा है करण जो है 22-23 में पूरे 365 दिन इंडिया के अंदर था, बट 23-24 में 17 सितंबर को वो बंदा इंडिया छोड़ के चला गया, और किस लिए गया, फॉर अ मैरिज, फॉर अनसर्टेन पीरियड, कि अब वो वापस इंडिया के अंदर नहीं आएगा। तो मैंने बोला जिस दिन तुम वो 3 पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जाओगे ना, विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डेट यू विल बी कंसिडर्ड एज पीआरओआई। तो 17 सितंबर से तुम पीआरओआई बनने लग जाओगे, 16 सितंबर तक तुम पीआरआई थे क्योंकि तुम्हारा पिछले साल का स्टे 182 दिन से ज्यादा था इंडिया में, तो तुम पीआरआई थे, बट जैसे ही तुम इंडिया छोड़ के गए यू विल बिकम पीआरओआई। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। तो अगर तुम उन 3 पर्पसेस के लिए इंडिया से बाहर गए यू विल बी कंसीडर्ड एज पीआरओआई। तो इसका मतलब सर एक चीज मुझे ये समझ में आई, इनकम टैक्स में ऐसा होता है कि एक बार हम प्रीवियस ईयर पे वो रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के देख लेते हैं और फिर पूरे साल रेसिडेंशियल स्टेटस वही वाला चलता है। बट यहां तो पंगा हो रहा है, यहां तो क्या हो रहा है, साल के शुरू में कोई बंदा पीआरआई था, बट साल के अंत में कोई बंदा हो सकता है पीआरओआई बन जाए हो सकता है पीआरओआई बन जाए। तो साल के शुरू में कोई बंदा पीआरआई था, बट साल के अंत में वो बंदा पीआरओआई बन गया, या साल के बीच में वो पीआरओआई बन गया। तो यानी कि सर यहां पे ऐसा हो जाता है क्या कि कभी भी कोई बंदा पीआरआई बन गया, कभी भी पीआरओआई। यस, यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, आपका साल के दौरान भी फाइनेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल सर ये जो करण था ना 23-24 में इंडिया में सिर्फ 150 डेज के लिए था, और ये 15 सितंबर को इंडिया छोड़ के चला गया। क्या चला गया, इंडिया छोड़ के चला गया। तो जैसे ही ये इंडिया छोड़ के गया, मैंने बोला अगर वो 3 पर्पस की वजह से जाएगा तो जैसे जाएगा पीआरओआई। पर अगर सर अदर देन दैट 3 पर्पस, कौन से 3 पर्पस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और वो अनसर्टेन पीरियड, अगर उन 3 पर्पस के अलावा किसी पर्पस से जाएगा तो फिर हम देखेंगे ना कि भैया फिर तो तू ये देख जिस दिन तू गया विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डे नहीं, उसके लिए तो फिर हमने ये देखा कि अगर ये बंदा एम्प्लॉयमेंट वाले या बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन या फिर अनसर्टेन पीरियड इनके लिए नहीं गया, किसी और पर्पस के लिए गया, तो फिर मैंने देखा क्या पिछले साल ये बंदा इंडिया में 182 डेज से ज्यादा था, तो मैंने बोला नहीं था, तो फिर इसके लिए बंदा क्या बन जाएगा, पीआरओआई। ठीक है, देखो मैं क्लियर कट अगर तुम्हें समरी बनवाऊं ना तो सिंपल समरी इज दैट
सिंपल समरी इज दैट कि भैया 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 सिंपल समरी इज दैट कि देखो, पीआरआई निकालने के लिए तुमको क्या करना है, और ये स्टेटस किसका पकड़ रहे हो, इंडिविजुअल का। अगर तुम इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो और पीआरआई का तुम्हें रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है, मतलब इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है कि वो पीआरआई है या पीआरओआई, तो आप ये देखो कि वो पर्सन इंडिया में मोर देन 182 डेज होना चाहिए, मोर देन 182 डेज होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो क्या बन जाएगा, पीआरआई। तो वो क्या बन जाएगा, पीआरआई। ठीक है, अगर इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में मोर देन 182 डेज है तो वो क्या बन जाएगा, पीआरआई। बट हम बोलेंगे इसके अंदर हम वी विल नॉट इंक्लूड, हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको, दो लोगों को। पहला, वो पर्सन जो उन 3 पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया। कौन से 3 पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए। अगर इन 3 पर्पस के लिए तुम इंडिया से बाहर गए तो भैया इसके लिए हम आपको फिर क्या बोल देंगे, आप क्या बन जाओगे, पीआरओआई। जिस दिन आप गए, विद इफेक्ट फ्रॉम योर डिपार्चर, जिस दिन आप गए उसी दिन से आपको क्या मान लिया जाएगा, पीआरओआई मान लिया जाएगा। अब आपको पीआरआई नहीं माना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ 182 डेज। आपको इसके लिए कोई 182 दिन नहीं देखने की बंदा पिछले साल 182 दिन इंडिया में था नहीं था, डजंट मैटर। इन 3 पर्पस के लिए गए इन 3 पर्पस के लिए गए तो भैया हम बोल देंगे आप क्या बन गए, पीआरओआई। बट अगर मान लो कि इन 3 पर्पस के अलावा किसी पर्पस के लिए गए तो फिर वो चीज चेक हो रही है ना तुम्हारी कि तुम पीआरआई ही रहोगे। ओके, मतलब वो 182 दिन के बेसिस पे, अगर पिछले साल 182 जा रहे थे तो तुम इस साल पीआरआई रहोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला अगर कोई बंदा इंडिया में ये गया, गोन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर कोई इंडिया में आया, केम टू इंडिया, अगर वो इंडिया में आया उन 3 पर्पस के लिए, किन 3 पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो जैसे ही आया विद इफेक्ट फ्रॉम अराइवल, जिस दिन इंडिया में आया तो मैंने बोला वो क्या बन जाएगा, पीआरआई बन जाएगा उसी दिन से। पर अगर अदर किसी पर्पस के लिए आया तो फिर हम उसे पीआरआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर यहां पे तुम्हें वो 182 डेज देखना पड़ेगा। 182 डेज चेक होंगे यहां पे, उसके बाद फिर डिपेंड करेगा कि वो पीआरआई बनेगा या पीआरआई नहीं बनेगा। बट यहां पर तो जैसे तुम आए, तुम पिछले साल रहे नहीं रहे इंडिया में डजंट मैटर, जैसे तुम आए इंडिया के अंदर तुम क्या बन जाओगे, पीआरआई बन जाओगे। इज इट क्लियर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो क्या है सुनना। अगर सर मान लो कि एक करण है, वो करण 23-24 में, 23-24 में इंडिया में पूरे 365 डेज रहा, बट 24-25 में वो इंडिया से बाहर गया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, इंडिया से बाहर गया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो उसको पीआरआई बोलेंगे या उसको पीआरओआई बोलेंगे। तो तुम सोचोगे इंडिया से बाहर गया, चेक करो क्या वो 3 पर्पस के लिए गया है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड। तो हमने बोला नहीं, एजुकेशन पर्पस से गया है। तो एजुकेशन पर्पस तो वो वाले 3 पर्पस में नहीं आती। क्या इन 3 में एजुकेशन आ रहा है, नहीं। 1 2 3, इन तीनों में एजुकेशन आ रहा है, नहीं। सर थर्ड वाले में आ जाएगा ना अनसर्टेन पीरियड। अरे एजुकेशन का एक सर्टेन पीरियड होता है ना कि इतने टाइम में वापस आ जाएगा पढ़ाई पूरी करके, तो इसमें तो नहीं आ रहा। तो फिर अकॉर्डिंगली वो बंदे का हमें पिछले साल का स्टे देखना चाहिए, और पिछले साल का स्टे अगर ये 365 था तो हमने बोला ओ तो ये तो पीआरआई होगा, तो आंसर इज पीआरआई। ओए सर ये तो पीआरआई लिखा, आपने पीआरआई नहीं लिखा, पीआरओआई लिखा है। पता है क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना एजुकेशन वाला, ये उन 3 पॉइंट में तो कवर नहीं होता, बट एज पर आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई का एक सर्कुलर है और वो बोलता है कि अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो हम ये मान के चलेंगे दैट ही विल टेक अप एम्प्लॉयमेंट देयर आल्सो, मतलब वो वहां पे फिर काम वाम भी करेगा, पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल दैट वो करेगा, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट वाले में ही काउंट करेंगे और इसलिए उसको क्या मान लिया जाएगा, पीआरओआई मान लिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर हम आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्संस अदर देन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल को छोड़ने बाकी बंदों का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, तो अगर कोई भी एनी अदर पर्सन है, इंडिविजुअल नहीं, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो हम उसे बोलेंगे वो पीआरआई है। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ पॉइंट सुनो, ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरओआई। अगर इंडिया में कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है, कोई एजेंसी है, बट उसको कंट्रोल कौन करता है, पीआरओआई, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे पीआरआई। और अगर इंडिया के बाहर कोई ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच है बट उसको कंट्रोल करता है पीआरआई, तो हम उसे तब भी क्या बोलेंगे, हम उसे तब भी पीआरआई बोलेंगे। यानी या तो ऑफिस वगैरह इंडिया में हो, कंट्रोल भले पीआरओआई के पास हो, तो वो जगह तो इंडिया में है ना, तो पीआरआई है। वो ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी को पीआरआई बोल देंगे। या फिर वो ऑफिस, एजेंसी, ब्रांच बाहर है बट उसका कंट्रोल पीआरआई के पास है या उसको ओन पीआरआई करता है। और ध्यान रखना, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड नहीं है, ओन्ड और कंट्रोल्ड है। ऑनरशिप मेरी है, कंट्रोल भले ही कोई और करे, भाड़ में जाओ, तो भी वो अगर कोई ऑफिस, ब्रांच आउटसाइड इंडिया है बट उसकी ऑनरशिप पीआरआई के पास है, तो भी वो पीआरआई बन जाएगा ऑफिस, ब्रांच।
ठीक है। और अगर वो ऑफिस ब्रांच या कोई एजेंसी आउटसाइड इंडिया बट उसका कंट्रोल पीआरआई के पास है, तो भी वो एजेंसी ब्रांच ऑफिस पीआरआई बन जाएगा। ओन्ड एंड कंट्रोल नहीं है, ओन्ड और कंट्रोल्ड है। तो या तो ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में होनी चाहिए, या फिर जो बंदा कंट्रोल कर रहा है वो पीआरआई होना चाहिए। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पता है मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इधर देखो। मान लो माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, तो माइक्रोसॉफ्ट यूएसए जो है, बताओ ये क्या है सर? ये तो पीआरओआई है, क्योंकि दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, ये तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये पीआरआई नहीं है। और जो पीआरआई नहीं होता वो पीआरओआई होता है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा? पीआरओआई। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इसने अपना एक ब्रांच यहां पे खोल दिया, बट इसका अच्छा ये कहां इनकॉर्पोरेट हुई? ये इनकॉर्पोरेट हुई इन द इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एक कंपनी इसने खोल दी, इसने इंडिया में कंपनी खोल दी, और क्योंकि ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी जो वो कितने गया, ये रहा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज 3 ये क्या बन जाएगा? पीआरआई। सर ये क्यों पीआरआई बन गया? क्योंकि ये ब्रांच कहां खुली है? इंडिया में, बट इसका ओन्ड और कंट्रोल भले ही बाहर हो, बाय द पीआरओआई हो, भाड़ में जाए, बट ब्रांच तो इंडिया में खुली ना, तो ये पीआरआई है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट रशिया, माइक्रोसॉफ्ट रशिया कंट्रोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। मान लो माइक्रोसॉफ्ट रशिया एक कंपनी खुली, एक ब्रांच खुला, ठीक है, बट उसका कंट्रोल किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पास। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया खुद तो पीआरआई है ना। तो अगर ये ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया के बाहर खुली बट कंट्रोल इज विद द पीआरआई, तो भी हम बोलेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट रशिया खुद भी क्या बन जाएगा? पीआरआई, बट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज 4, बिकॉज ऑफिस ब्रांच एजेंसी इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय पीआरआई। तो ये सेक्शन वाइज भी मैंने तुमको बता दिया एग्जांपल लेके कि कौन कैसे पीआरआई पीआरओआई बन रहा है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे एप्पल आईएनसी है, अब ये यूएसए में खुली, तो ये क्या है? पीआरओआई है। ऐसे ही एप्पल इंडिया, ये क्या बनेगा? पीआरआई। क्यों? क्योंकि ब्रांच है एप्पल यूएसए की, बट कंट्रोल कौन कर रहा है? पीआरओआई कर रहा होगा, बट ब्रांच तो इंडिया में है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अपना पीआरआई एज पर सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज 3। ओके सर। अब पता है ये जो पढ़ाया ना मैंने, वापिस आना जरा, मैं तुमको ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी की एक लाइन छुड़वा के आया था ना, बोला इट शेल, ये जो फेमा है ना, अप्लाई होगा टू ऑल ब्रांचेस ऑफिस एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई। यानी कि अगर बाहर एजेंसी ब्रांच ऑफिस हुआ तो ऑल्दो वो इंडिया के बाहर है, तुम्हें लगेगा उस पे फेमा कैसे जाएगा, क्योंकि फेमा तो इंडिया में लगता है। बट एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी एजेंसी जिसको पीआरआई कंट्रोल कर रहा होगा ना, तो वो वाली एजेंसीज ब्रांच ऑफिस पर भी क्या लग जाएगा? फेमा लगेगा। यानी अभी मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दिखाया, तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट रशिया, इट इज कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय पीआरआई, तो ये खुद भी पीआरआई बना ना, तो भैया तेरे ऊपर भी क्या लगेगा? फेमा लगेगा। क्लियर है? ठीक है सर। और जो पीआरआई नहीं होता वो क्या होता है? पीआरओआई होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं सर, फॉरेन करेंसी किसे बोला जाता है? फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी ऐसी करेंसी जो इंडिया की नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? वो फॉरेन करेंसी है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग है देन फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी तो आएगी, साथ में उसके साथ साथ डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंसेस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, इसको भी फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड किया जाएगा। कोई डिपॉजिट्स हैं आपकी बाहर, कोई क्रेडिट्स आने हैं, कोई बैलेंसेस पेबल हैं फॉरेन करेंसी में, तो उसे भी फॉरेन एक्सचेंज में बोला जाएगा। अगला सुनना, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ तो हुए हैं इंडियन करेंसी में, बट उनकी पेमेंट होनी है फॉरेन करेंसी में, तो उसे भी फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। और वही ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन या पर्सन आउटसाइड इंडिया ने ड्रॉ करे हैं, क्या बोला मैं? अगर कोई ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ने ड्रॉ करे हैं, भले ही पेबल इंडियन करेंसी में हो, तो भी वो क्या बोला जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। तो भी वो फॉरेन एक्सचेंज बोला जाएगा। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? इसमें फॉरेन करेंसी तो आएगी, साथ में डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंसेस पेबल ये फॉरेन करेंसी में होंगे, तो ये भी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आ जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर ये ड्रॉ इंडियन करेंसी में हुए बट पेबल फॉरेन करेंसी में है, तो भी ये फॉरेन एक्सचेंज है। और अगर ये ड्रॉ बाहर के लोगों ने करे बट पेबल इंडियन करेंसी में है, तो भी ये फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं फॉरेन सिक्योरिटी किसे बोला जाएगा? तो बोलता है फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो अच्छा, सिक्योरिटी क्या होता है? कोई भी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब फॉरेन सिक्योरिटी है। तो ये सारी सिक्योरिटीज जो डिनोमिनेटेड है किसमें? फॉरेन करेंसी में, यानी बाहर की करेंसी में डिनोमिनेटेड है। एंड इंक्लूड सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस तो फॉरेन करेंसी में है बट उसका रिडम्पशन या उसका रिटर्न
या इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह इंडियन करेंसी में पे होना है। मेरी बात आराम से सुनो ना, इजीली इजी, बहुत इजी, बहुत इजी है। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब सर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, ठीक है। कोई ऐसा सिक्योरिटी, कोई ऐसा शेयर जिसका जो प्राइस है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। जैसे मैंने क्लास पढ़ाते समय एग्जांपल दिया था कि देयर इज अ कंपनी विच इज बर्कशायर हैथवे। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको उसका प्राइसिंग डॉलर में दिखेगा। तो अगर कोई स्टॉक डॉलर में प्राइस्ड है तो हम बोल रहे हैं ना कि वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, सो इट इज अ फॉरेन सिक्योरिटी। बट मान लो कोई ऐसी सिक्योरिटी है, कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो एक्सप्रेस्ड तो फॉरेन करेंसी में है, भले ही उसकी रिडम्पशन या उस पे जो रिटर्न आता है, अगर शेयर है तो उस पे डिविडेंड आता होगा, डिबेंचर बॉन्ड है तो उस पे इंटरेस्ट आता होगा, अगर वो रिटर्न या उसकी रिडम्पशन इंडियन करेंसी में भी होनी है ना, तो भी हम उसको फॉरेन सिक्योरिटी ही मानेंगे, अगर वो एक्सप्रेस्ड फॉरेन करेंसी में है। ओ ओके सर, देखो फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हो, बट इसमें वो सिक्योरिटीज भी इंक्लूड हो जाएंगी जो डिनोमिनेटेड तो फॉरेन करेंसी में है, बट उनकी रिडम्पशन या रिटर्न किस में आना है, इंडियन करेंसी में, तो भी उसे फॉरेन सिक्योरिटी बोला जाएगा, तो भी उसे फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर। अगर ये एग्जांपल देखना, एक बार ये देख लो, मान लो एक कंपनी है केके लिमिटेड, उसका शेयर प्राइस है 1000 रुपए, डिविडेंड किस में है 10 रुपए, और ये रुपीज में आना है, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? नहीं सर, ये तो इंडियन सिक्योरिटी है, इसका तो पैसा सब इंडियन में आना है। मान लो एक कंपनी है बीबी लिमिटेड, और बीबी लिमिटेड जो है वो इंडियन कंपनी है, ठीक है, बिकॉज इट इज एन इंडियन कंपनी, इसका शेयर प्राइस भले ही फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, बट इसकी फॉरेन करेंसी में ही डिनोमिनेटेड है, बट जो डिविडेंड है ना वो भी फॉरेन करेंसी में आना है, तो क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ, ये तो बिल्कुल ही फॉरेन सिक्योरिटी है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही फॉरेन सिक्योरिटी है। सर कोई कंपनी है विच इज अ फॉरेन कंपनी, उसका शेयर प्राइस फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है $476, इसका डिविडेंड भी फॉरेन करेंसी में आना है, क्या ये फॉरेन सिक्योरिटी है? हाँ, ये भी फॉरेन सिक्योरिटी है। और सर जो ये वाली कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इसका जो मान लो जो शेयर प्राइस है वो तो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, बस इसका जो रिटर्न आना है ना वो इंडियन करेंसी में आना है, कोई बात नहीं, तब भी ये क्या है? फॉरेन सिक्योरिटी है, ठीक है। इसके बाद सर हम आते हैं दो सबसे और बड़ी बड़ी डेफिनेशंस पे, जिनका नाम है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इधर आओ, चार्ट से समझा देता हूं बड़े प्यारे तरीके से। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट का, लाइबिलिटीज का या कंटिंजेंट लाइबिलिटी का स्टेटस चेंज हो, तो हम उसे बोलेंगे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और या फिर पीआरओआई का इंडिया के अंदर एसेट लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज हो, ध्यान रखना यहां कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर दोबारा बताओ ना, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जहां पर पीआरआई का इंडिया के बाहर क्या चेंज हो, एसेट या लाइबिलिटीज या कंटीजेंट लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज हो, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर पीआरओआई का इंडिया के अंदर क्या चेंज हो रहा है, एसेट लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे फिर वो क्या है, तो भी वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अभी सब एग्जांपल लेके समझाऊंगा। एंड एनी ट्रांजैक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विल बी कॉल्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होती वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। बट हम चार चीजों को स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये चार चीजें आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगी ही होंगी। तो हमने बोला कौन सी? अगर आप पेमेंट कर रहे हो इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसके लिए जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कोई भी अदर बिजनेस सर्विसेज या शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो बैंक से या शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हो किसी से भी, तो वो सर वो ट्रांजैक्शन भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होंगी। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट करते हो या फिर आप नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स की पेमेंट करते हो, तो भी वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अभी सारे एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान लो कि तुम्हारी फैमिली वगैरह, पेरेंट्स, फैमिली में कौन? पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये अब्रॉड रिसाइड कर रहे हैं और आप इनको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंसेस भेज रहे हो, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और अगर हम फॉरेन ट्रैवल के लिए, एजुकेशन के लिए या मेडिकल केयर के लिए खर्चा कर रहे हैं, किसके? पेरेंट्स के, स्पाउस के या चिल्ड्रन के, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं, एक एक एग्जांपल लेके। सर मान लो एक करण है, वो पीआरआई है, उसने इंडिया के बाहर एक मशीनरी खरीदी, एक एसेट परचेज करी $10 मिलियन की, और उसको लेकर वो इंडिया के अंदर आ गया। तो जब मैंने एसेट बाहर से खरीद ली, तो बाहर तो मेरा सारा गेम खत्म ना। बाहर क्या मैंने कोई एसेट छोड़ी? नहीं। क्या बाहर से मैंने एसेट खरीदी, पैसे दिए, कलेश खत्म, मैं इंडिया के अंदर आ गया। क्या इंडिया के बाहर मेरा कोई एसेट का स्टेटस चेंज हुआ? नहीं। कोई लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज हुआ? नहीं। तो फिर ये ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। पर यहीं अगर मैं इस मशीनरी की जगह एक फ्लैट खरीदता, तो वो फ्लैट तो बाहर ही रहता, और अगर वो फ्लैट बाहर ही रहता तो मैं बोलता
कि इंडिया के बाहर मेरा एसेट का स्टेटस क्या हो गया, चेंज हो गया, तो फिर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, क्योंकि पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट का स्टेटस चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सर अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 लूं और एग्जांपल नंबर 2 में बोलूं मैंने मशीन खरीदी क्रेडिट पे और 1.5 साल बाद में उसके पैसे पे करूंगा, तो मैं बोलूं मेरी बाहर लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज हो गया। और अगर बाहर लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज हो गया तो इट विल बिकम अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बिकॉज पीआरआई हैज नाउ टू पे टू अ पीआरओआई को उसको पैसे देने हैं इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो गई है। तो लायबिलिटी अराइज होने की वजह से दिस इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एग्जांपल नंबर 3, सर अगर मान लो मैंने ये मशीन खरीदी होती उधार पे, बट 1.5 साल बाद पैसे नहीं देने, मान लो मैंने 2 महीने बाद पैसे देने हैं, तो ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। सर क्यों? ऐसे में भी तो बाहर लायबिलिटी अराइज होगी, बट बाहर लायबिलिटी अराइज होगी, बट ऐसा आरबीआई का एक मास्टर डायरेक्शन है क्या, कि अगर आपने 6 महीने तक का कोई क्रेडिट लिया है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म, 6 महीने से ज्यादा होगा तो वो लॉन्ग टर्म होता है। और अगर तुमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया तो अभी पढ़ाया ना, करंट अकाउंट में शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी आ जाता है। तो ऑल दो यहां तुम्हें लग रहा है लायबिलिटी अराइज हुई है, बट इट इज अप टू 6 मंथ्स, तो क्योंकि 6 मंथ्स तक है तो वो शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म की वजह से वो क्या बन गया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके सर, फिर इसके बाद आते हैं अपन एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है, मान लो सर एक कंपनी है केके लिमिटेड और एक ब्रांच है यूएसए में, केके यूएसए। ठीक है, अब ये पीआरआई पीआरओआई कैसे निकला हुआ है वो सब तुम देख लेना। ठीक है, वो डेफिनेशन के हिसाब से ऑलरेडी मैं करा चुका। मान लो यूएसए में एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और इस बैंक ने इस कंपनी को लोन दिया, बट बैंक ने बोला भाई लोन तब देंगे पहले किसी से गारंटी दिलवा। तो मान लो ये केके लिमिटेड ने इसको गारंटी दी, तो क्या मैं बोलूं गारंटी देने से यहां पर इसकी कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, और जैसी कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज होगी तो इट विल बिकम अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर इसके बाद आते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। अगर मान लो करण ने बाहर से कोई लोन लिया, तो जैसे ही लोन लिया इट विल क्रिएट अ लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बट उसके लिए जो इंटरेस्ट जाएगा ना, तो इंटरेस्ट विल बी कवर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, फिर उसके बाद मान लो कि जो वार्नर भैया हैं वो बाहर रहते हैं और उन्होंने इंडिया में क्या लगाई, इन्वेस्टमेंट लगाई। अब इनको यहां से इंटरेस्ट ऑन इनकम जा रही है, इंटरेस्ट जा रही है इनकम और नेट ऑफ दैट टैक्स वगैरह, मतलब नेट इनकम जा रही है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर उसके बाद अगर मैं बोलूं तो एग्जांपल नंबर 7 पे आते हैं। मान लो कि पीआरआई ने पीआरओआई को, मान लो मैं करण और तुम पीआरओआई, मैं पीआरआई तुम पीआरओआई, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया इंडिया में। तो जैसे ही मैंने तुम्हें इंडिया में गिफ्ट दिया, तो मेरे हिसाब से तो ये कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि मेरे क्या आउटसाइड इंडिया मेरी कोई एसेट लायबिलिटी में फर्क पड़ा, मैंने बोला नहीं। पर पीआरओआई तो तुम हो, तुम्हें गिफ्ट मिला और तुम्हारे को इंडिया में गिफ्ट मिला। जैसे इंडिया में गिफ्ट मिला तुम्हें, तो क्या मैं बोलूं तुम्हारे लिए इंडिया में एसेट्स बढ़ गई, और जब तुम्हारा पीआरओआई का इंडिया में एसेट लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज होगा तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बन जाएगा? यस सर, ये तीनों एग्जांपल ना आईसीएआई ने दिए हुए हैं। एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखकर, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेंगे, एज इट इज बोल रहा हूं, एज इट इज, कुछ भी नहीं बदला जाएगा इसमें से, कुछ भी एज इट इज पूछा जाएगा। अगर पीआरओआई पीआरआई को इंडिया में गिफ्ट देता तो ये तो कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में पीआरआई के लिए एसेट लायबिलिटी चेंज हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिया के बाहर फर्क पड़ता है, तब उसका कैपिटल करंट निकलता है। अगर पीआरओआई यानी तुम मुझे इंडिया के बाहर कोई एसेट गिफ्ट में दे देते हो, तो इससे फिर मेरी आउटसाइड इंडिया एसेट लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज होगा, एसेट का चेंज हो जाएगा बेसिकली, तो इट विल बिकम अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंड यहां पर आओ, मान लो एक बच्चा अपने पास कृतिक, और जो कृतिक है ना इसकी फैमिली जो है वो कहां रहती है, यूएसए में, स्पाउस चिल्ड्रन सब यूएसए में रहते हैं, और ये उनको लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहा है $100, तो ये भी क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो काफी सारे एग्जांपल लेकर मैंने तुम्हें समझा दिया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। इसको यहां से देख लेना, दिस ऑलरेडी वी हैव डन। तो डेफिनेशन वाला पार्ट अपना होता है समाप्त यहां पे, लगभग 42 मिनट्स अप्रॉक्स लगे 43 मिनट्स, और जिसमें डेफिनेशन हमने सारी बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स कवर कर ली हैं। ठीक है, यस सर, अब आते हैं सेक्शंस वाले पार्ट के ऊपर, और सबसे पहले चलते हैं सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि अगर किसी भी बंदे को फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटी में अगर डील करना है या ट्रांसफर करना है तो कर सकते हो, बट ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करना होगा। अगर वो ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं है जिसके द्वारा आप ये डील या ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर हम तुम्हें ये अलाउ नहीं करेंगे भाई। यानी अगर आपको ट्रांसफर करना है, डील करना है, देन यू कैन ओनली डू विद द हेल्प ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन, इसके अलावा नहीं करने देंगे। मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। कोई पीआरओआई है और पीआरओआई के लिए तुम इंडिया में बैठकर कोई पेमेंट कर रहे हो, तो बोला तुमको अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे सर फॉर एग्जांपल मान लो कि जो राम है ना, राम के पापा यूएसए में रहते थे, ठीक है, और राम के पापा यूएसए से कुछ दिन के लिए इंडिया आए। जब इंडिया आए तो इंडिया में उन्होंने क्या करा रखा है, कोई इंडिया में एलआईसी ले रखी है, मेडिक्लेम ले रखा है, या मान लो इनकी यहां पर कोई इंस्टॉलमेंट जा रही है। ठीक है, मान लो कि इन्होंने कोई इंस्टॉलमेंट्स देते थे, ये राम के पापा जो थे ये कोई इंस्टॉलमेंट देते थे इंडिया में। अब इनके बिहाफ पर राम जो है पेमेंट कर रहा है, तो बोले ये नहीं करने देंगे।
ठीक है, राम के पापा जब इंडिया आए और राम जो है उनके बिहाफ पे पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल राम के पापा ने खाना खाया, ठीक है, राम के पापा ने क्या खाया, खाना खाया, और रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में राम के पापा बोले कि चल तू पैसे दे, और राम बोला सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्शन नंबर 3 बोलता है आई कैन नॉट मेक एनी पेमेंट फॉर PROI। तो राम के पापा के आंखों में तो आंसू ही आ गए, ओहो हो, ये तो पेमेंट ही नहीं कर सकते। राम ने सेक्शन 3 सिखा दिया भाई। सेक्शन 3 क्या बोलता है, दैट आई कैन नॉट मेक एनी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ PROI। मैं PROI के बिहाफ पे इंडिया में किसी मैनर में कोई पेमेंट नहीं कर सकता। सर ये तो स्यापा बढ़ गया, ऐसे तो कोई बंदा PROI के लिए कोई जेन्युइन पेमेंट भी करनी होगी तो नहीं कर पाएगा। तो कर सकते हैं, पता है ऊपर एक लाइन लिखी, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द RBI। शुक्र है इस लाइन का, जिस लाइन ने बचा लिया कि ये लाइन लिख दी गई कि ये ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो अगर इसी एक्ट में कहीं और कुछ कहा गया है, और जो कि कहा गया है ये सारी चीजें बच जाएंगी, ठीक है। बट वही सब आएगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन है, उतना डेप्थ में अपने को जाना नहीं, अपनी कहानी सेक्शन 6 पे निपट जाएगी। तो बोल रहे ये शुक्र है ये लाइन लिख दी गई कि अगर इसी एक्ट में कुछ और कहा गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आता है सी, अगर आपको बाहर से कोई पेमेंट आनी है तो यू कैन नॉट रिसीव एनी पेमेंट अदर देन थ्रू एन ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर ऑथोराइज्ड पर्सन के अलावा, ये जलजला कैसे शुरू हो गया, अगर ऑथोराइज्ड पर्सन के अलावा आपको किसी और तरीके से पेमेंट मंगवानी है तो भैया हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तुम हवाला ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, हवाला ट्रांजैक्शन बोले तो तुमको यहां से बाहर कोई पैसे भेजने थे या तुमको बाहर से कोई पैसे आने थे। मैं भेजने वाले से समझाता हूं, जैसे मान लो तुमको यहां से कोई फॉरेन एक्सचेंज बाहर भेजना था, ठीक है, फॉरेन करेंसी बाहर भेजनी थी, तुमने क्या करा, ऑथोराइज पर्सन बैंक के थ्रू नहीं भेज रहे, तुम पता क्या कर रहे हो, तुम यहां से गए किसी ऐसे हवाला पेडलर के पास और तुमने उसको बोला ये ले भाई कैश पकड़, और यूएसए में मेरा एक बंदा बैठा है उसको मुझे मान लो ऐसे समझाता हूं ना, इधर बना हुआ है क्या एग्जाम्पल, हाँ ये तो रहा, ठीक है। मान लो पोपट लाल की ना शादी हो गई, ठीक है, पोपट लाल की शादी हो गई और पोपट लाल के 2-3 चिन्नी मिन्नी हो गए, वो चिन्नी मिन्नी उसने कहां पे भेज दिए, जर्मनी में भेज दिए पढ़ाई करने। अब पोपट लाल ने बोला भैया मेरे को तो उन चिन्नी मिन्नी को क्या भेजने हैं, पैसे भेजने हैं। तो पोपट लाल पता है कहां गया, पोपट लाल गया हवाला पेडलर के पास, और पोपट लाल ने जाके बोला कि भाई ये ले, ये पकड़, $1 का रेट बता, बोला 80 रुपए, तो मेरे को वहां पे मान लो पहुंचाने हैं $1,00,000। तो मैंने बोला ठीक है ये ले 80 लाख कैश पकड़, और मेरे जो चिन्नी मिन्नी है ना उनको क्या कर दे, ये पैसे ट्रांसफर कर दे। और अब वहां पे यूएसए में बैठा हुआ जो उसको चिन्नी मिन्नी है ना, उसको एक दूसरा हवाला पेडलर क्या कर देगा, $1,00,000 ट्रांसफर कर देगा। अब ये ड्रामेबाजी, ये इलीगल तरीके से जो ट्रांसफर हो रहा है ना, बोले ये करना अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है, ये हम आपको क्या नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद डी ट्रांजेक्शन पढ़ो, डी, अच्छा ये रिसीव वाला होगा, रिसीव वाले की भी सेम कहानी है, बस उल्टा केस कर देना। मान लो पोपट लाल के चिन्नी मिन्नी ने पोपट लाल को पैसे भेजने हैं, किसको भेजने हैं, पोपट लाल को पैसे भेजने हैं, क्लियर है। एक सेकंड रुको मैं इसको ठीक कर दूं स्क्रीन को, वरना प्रॉब्लम आती रहेगी बार बार। देखो जी, डी ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, डी ट्रांजेक्शन बोलता है एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज अ कंसीडरेशन फॉर, ये ध्यान से पढ़ना, ये लाइन क्या बोल रहा है, अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, जो ट्रांजैक्शन एक कंसिडरेशन के रूप में की जा रही है इन एसोसिएशन विद द एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। आउटसाइड इंडिया, एक एग्जांपल लेते हैं, आउटसाइड इंडिया किसी बंदे ने कोई एसेट एक्वायर करी, और वो एसेट जो एक्वायर की गई है उस एक्विजिशन के कंसिडरेशन में इंडिया में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर हो रही है, तो बोला ये करना अलाउ नहीं है। सर एग्जांपल देना, मान लो कि मैं करण और ये जो बंदा है कृतिक, हम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो मैंने कृतिक को बोला कि भाई तू एक काम कर, तेरे को ना बाहर एक एसेट खरीदनी है, अगर मैं डायरेक्टली खरीदूंगा तो मेरे ऊपर ये सब लफड़े आ जाएंगे, तू एक काम कर, तू बाहर एसेट खरीद ले। तो इसने क्या करा, बाहर एक एसेट एक्वायर कर ली $2,800 की, कितने की, $2,800 की। मैंने बोला एक काम करते हैं, अब मेरे को तेरे को पैसे भिजवाने, बट ऐसे तो मैं फंसूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, एज अ कंसिडरेशन मैं दिल्ली में तेरी कोई पेमेंट कर देता हूं, मतलब आई एम पेइंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। सर ये तो फिर बी वाले क्लॉज में आ गया ना, मैंने ये एसेट बाहर खरीदवाई एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ दिस एसेट आउटसाइड इंडिया आई हैव टू पे दैट कंसिडरेशन। सो एज अ कंसिडरेशन आई एम एंटरिंग इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट आई एम पेइंग अ पेमेंट ऑफ $2,800 इन इंडिया। तो मैं इंडिया में ये पेमेंट कर देता हूं, मैंने ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करी ना, तो बोला भैया ये अगर तूने करा, ये करना अलाउड नहीं है, ऐसे तो फिर फॉरेक्स कभी आ जा ही नहीं पाएगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी, हम इसको डिसअलाउ करते हैं। और यहां पर बोला गया एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो, जिससे कि क्या होता है सर, जिससे कि आप ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि इन अ कंसिडरेशन है, इन कंसिडरेशन टू व्हाट, कोई एसेट एक्विजिशन हुआ है आउटसाइड इंडिया, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, यहां पर ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ये करना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
एक चीज ऊपर ध्यान रखना, ये जो रिसीव वाला पॉइंट था ना, बोल रहा है अगर रिसीव होगा तो बोल रहा है ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही होना चाहिए, पर उसमें भी जब उसके थ्रू होना चाहिए ना, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं इनवर्ड रेमिटेंस। तो वो इनवर्ड रेमिटेंस का डॉक्यूमेंट साथ में आना जरूरी है। अगर वो नहीं आया तो ऐसा माना जाएगा कि ये जो पेमेंट आई है ये अनऑथोराइज तरीके से आई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन डाली हुई है, अगर मन रहे तो पढ़ना, वैसे ऐसा पेपर में नहीं पूछेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर दिस क्लॉज। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है? होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या आप फॉरेन एक्सचेंज को, क्या जो पीआरआई है वो वो होल्ड, ओन, पोजेस, ट्रांसफर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, क्या इसको होल्ड कर सकता है? क्या इसको ओन कर सकता है? क्या इसको पोजेस करके रख सकता है? क्या इसको ट्रांसफर कर सकता है? तो यहां पर तो बोल दिया गया नहीं भैया, ये करना आपको अलाउ नहीं है। पर सर हमने तो सुना हुआ है कि लोगों के पास, हमारी कंट्री के लोग हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, अंबानी साहब हैं, इनके तो बड़े, दुबई में एक घर है उनका भाई साहब बहुत आलीशान, तो ये सब कैसे फिर होल्ड करके बैठे हैं? तो यहां एक लाइन लिखिए ना, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। और ये सेक्शन कनेक्ट होता है विद सेक्शन 9 एज वेल एज विद सेक्शन 6 ऑल्सो। तो बोल रहे हैं कि भैया अगर ये है ना, वैसे तो ये करना आपको अलाउ नहीं है ना, तो आप ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ना कोई पीआरआई इसे एक्वायर कर सकता है, ना इसे होल्ड कर सकता है, ना ओन कर सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना पोजेस कर सकता है। पांचों चीजें नहीं कर सकते। बट मैंने बोला कर सकते हो अगर इस एक्ट में कहीं और कुछ लिखा गया है तो। ठीक है, यहां कहानी अपनी खत्म होती है सेक्शन 4 की। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शंस आ रहे हैं दो। जैसे ये दोनों सेक्शन और इसके शेड्यूल्स खत्म होंगे, द चैप्टर विल बी ओवर। ठीक है, तो सेक्शन 5 सबसे पहले अपने को पढ़ना है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होती है? तो मैंने बोला वही सब, वो याद कर लेना। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, एंड वो 4 भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जो पढ़ाई थी। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का जनरल रूल क्या होता है कि सर दे आर फ्रीली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। फ्रीली परमिटेड है, अगर प्रोहिबिशन किया गया तो मना है, अदरवाइज ये तो परमिटेड है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000, और जिसमें 8 ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट कर दिया गया। सर कौन सी ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन को परमिट किया, ये प्रोहिबिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रोहिबिट कर दिया गया। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये ट्रांजेक्शन को प्रोहिबिट किया गया है। भैया ये 8 ट्रांजेक्शन के लिए तुम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए पैसे नहीं निकाल सकते। इन 8 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए तुमको फॉरेक्स नहीं मिलेगा, भागो यहां से, निकलो। ये करना ही मना है, ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते। सर कौन सी ट्रांजेक्शन? ट्रम्पो अंकल आए, इंडिया में लॉटरी खेले, बोले अब पैसा बाहर लेके जाना चाहता हूं। सरकार बोली बैठ जा चुपचाप, ये करना अलाउ नहीं है, यहीं खर्च करके जा, पैसा बाहर ले जाने नहीं देंगे। ट्रम्पो अंकल बोले चलो फिर एक काम करते हैं, हॉर्स रेसिंग, राइडिंग वगैरह से ये सब और किसी तरीके से पैसे कमा लेंगे, ये बाहर लेके चले जाएंगे। और एनी अदर हॉबी का मतलब लाइक केसेस। ठीक है, इन्हीं तरीके से लॉटरी मना कर दी, बोले ये हॉर्स रेसिंग राइडिंग से भी जो सट्टे वट्टे से पैसा कमाए ना, ये बाहर लेके नहीं जा सकते, यही खर्च करके जा, मुक्का पड़ेगा, बाहर लेके नहीं जा सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, अगर इंडिया का कोई बंदा इंडिया के बाहर लॉटरी टिकट खरीदना चाहता है, क्यों भाई, यहां खरीद ले। बाहर खरीदना चाहता है, बाहर की बैंड मैगजीन्स खरीदना चाहता है, ठीक है, अगर बाहर की कोई मैगजीन्स है जो बैंड है वो वाली खरीदना चाहते हो, अच्छा, फुटबॉल पूल में पैसा लगाना चाहते हो, स्वीप स्टेक्स का मतलब होता है वही सट्टेबाजी, ठीक है, इन सब में पैसा लगाना चाहते हो, तो भैया ये भी करना अलाउ नहीं है। एक बंदे को ये ट्रांजेक्शन्स करना अलाउ नहीं है। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जेवी, मतलब अगर मान लो इंडिया का कोई पीआरआई है, इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जो है इंडिया के बाहर उनका कोई जेवी बन रहा है, यानी जॉइंट वेंचर बन रहा है, उनकी कोई फॉरेन सब्सिडरी बन रही है, ठीक है, और होली ओन सब्सिडरी बन रही है, उसमें तुम इक्विटी इन्वेस्टमेंट भेज रहे हो, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भेजने के लिए तुम बोल रहे हो कि जो बंदा हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगवा रहा है ना, हम उसको कुछ कमीशन देंगे। ये कैसे पॉसिबल है? अपने ही जेवी में या अपनी होली ओन सब्सिडरी में तुम इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो और उसके लिए तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब उसके लिए तुम ये फॉरेन करेंसी भेज रहे हो, तो बोल रहे हैं इसके लिए कमीशन क्यों देने की जरूरत है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगाने से मना नहीं कर रहे, वो तुम लगाओ, बट उसके लिए कमीशन देने को मना कर रहे हैं। भाई कमीशन नहीं दी जाएगी। अगर मान लो इंडियन कंपनी केके लिमिटेड है, यूएसए में जेवी या होली ओन सब्सिडरी खोल रही है, तो इसके लिए हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, लगाओ, बट इसके लिए कमीशन नहीं दोगे भाई, इसके हम तुमको प्रोहिबिट करते हैं, कमीशन करना अलाउड नहीं है। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, अगर कोई कंपनी जिसके ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के रूल एप्लीकेबल होते हैं, वो वाली कंपनी डिविडेंड रेमिट कर रही है, तो बोलेंगे नहीं करने देंगे। सर वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आज के समय पे नहीं चलता, बट डिविडेंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता था, बाहर की जो कंपनीज होती थी ना, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आती थी, और फिर निकम्मी क्या करती थी, डिविडेंड की फॉर्म में धीरे धीरे हम तो डिविडेंड दे रहे हैं, हम तो डिविडेंड दे रहे हैं, धीरे धीरे पैसा इंडिया से बाहर ले जाकर भेजते रहते थे, और धीरे धीरे वो पैसा बाहर चला जाता था, और अब ये कंपनी इंडिया से क्या कमाती थी, प्रॉफिट्स कमाती थी। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया इस कंपनी के ऊपर ना डिविडेंड बैलेंसिंग लगा देंगे। देखो तुम उतना ही डिविडेंड भेज पाओगे जितना तुम फॉरेक्स अर्निंग करके ला रहे हो,
ठीक है, वैसे तो अर्नब तुम क्या करोगे, तुम पहले भारत सरकार को ये दिखाओगे देखो हम तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और फिर तुम क्या करोगे, धीरे धीरे वही क्या बोलते हैं, पैसा डिविडेंड की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो $100 मिलियन इंडिया में आया और डिविडेंड की फॉर्म में धीरे धीरे करके बाहर चला गया, तो इंडिया तो बेवकूफ बन गया। और उसके बाद ये कमा कमा के इंडिया से बाहर पैसे भेजेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया सुनो, तुम डिविडेंड बाहर भेज सकते हो बट तुम्हारे ऊपर डिविडेंड बैलेंसिंग के रूल लगा देंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है अगर किसी कंपनी पे डिविडेंड बैलेंसिंग के रूल लग रहे हैं तो वो जब डिविडेंड रेमिट करेगी तो उसके लिए उसको प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकते। फिर बोला पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। ये रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वो रशिया वाली कहानी याद आ गई। ओए रशिया मतलब उसको उससे हमने वो लोन ले रखा था, फिर वो पैसा वैसा जो था वो सारा वापस करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने बोला दैट यू आर ऑब्लिज्ड टू एक्सपोर्ट टू दैट कंट्री। फिर वी वर एक्सपोर्टिंग, पैसा जो आता था वो रुपी में आता था। तो एक तो रुपीज में पैसा आ रहा है, जो एक्सपोर्टर इंडिया में बैठा है उसको जो रशिया से पैसे मिल रहे हैं वो रुपीज में मिल रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ तो रही नहीं है। और तुम बोल रहे हो ये वाला एक्सपोर्ट करने के लिए कमीशन देंगे और वो भी फॉरेन करेंसी में, पिटना विटना है क्या? तो इसके लिए कमीशन आपको मना की गई थी। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट करना अलाउ था बट उसमें जो कमीशन थी वो कमीशन मना की गई है, पेमेंट ऑफ कमीशन इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। बट अगर तुमको टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट करना है तो इन दोनों चीजों का जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसके 10% तक जो वैल्यू आएगी, लाइक इनका वैल्यू आया मान लो $100 मिलियन, तो $100 मिलियन का 10% कितना हुआ, $10 मिलियन। तो $10 मिलियन तक का आप क्या दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, फिर वो अलाउड है, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। ठीक है सर, अगर आप पेमेंट कर रहे हो रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, कॉल बैक सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मेरे को डायरेक्टली यहां से कोई इंटरनेशनल कॉल मिलानी हो तो इंटरनेशनल कॉल जो होगी ना वो बहुत महंगी पड़ेगी। तो लोग क्या करते थे, लोग पता क्या करते थे, लोग ये करते थे कि इंटरनेशनल कॉल के पैसे बचाने के लिए ना एक ऐसा कॉल बैक सर्विस ऑपरेटर्स होते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, आप हमें कॉल करो, वी विल कॉल यू बैक। वो कॉल बैक करेंगे और कॉल बैक करके क्या करेंगे कि फिर वो आपका कॉल फिर वो बोलेंगे वो नंबर डायल करो जिस पे आपको कॉल वॉल करनी है, और फिर वो कनेक्ट करेंगे उसके थ्रू, जिसके द्वारा आपकी जो वो आईएसडी की आउटगोइंग कॉल होती थी ना उसकी प्राइसिंग कम हो जाती थी। तो बोल रहा है ये सब हरकतों के लिए तुम बाहर पेमेंट नहीं करोगे, ठीक है। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन, इसके लिए तुम्हें फॉरेक्स चाहिए, ये नहीं करेंगे भाई, दिस इज नॉट अलाउड। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने, किसी बंदे ने नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट इंडिया में खुलवा रखा है और उस पे उसको इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो भाई वो यहीं खर्च करके जा, वो इंडिया से बाहर ले जाने नहीं देंगे। ये 8 ट्रांजेक्शन करना तुमको प्रोहिबिट हो जाएगा। मेरे साथ याद कर लो कौन सी 8 ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है। सर सबसे पहला, लॉटरी का पैसा बाहर ले जाने नहीं देंगे, हॉर्स रेसिंग राइडिंग वगैरह का या फिर कोई एनी अदर हॉबी का पैसा बाहर ले जाने नहीं देंगे। या का बंदा बाहर के लिए बाहर की लॉटरी टिकट या बैंड मैगजीन वगैरह, फुटबॉल पूल्स या स्वीप स्टिक्स में पैसे लगाना चाहता है, नहीं लगाने देंगे। अगर हम अपने ही जेवी, इंडियन कंपनी अपनी ही जेवी या अपनी होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट लगा रही है उसके लिए कमीशन प्रोहिबिटेड है। अगर कोई कंपनी जिस पे डिविडेंड बैलेंसिंग के रूल लगते हैं उसको डिविडेंड रेमिट करना प्रोहिबिटेड है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट करना अलाउ है बट उसके लिए कमीशन पे करना प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट टी टोबैको का एक्सपोर्ट हुआ है तो उसके इनवॉइस वैल्यू को 10% तक आप क्या बोलते हैं कमीशन दे सकते हो। कॉल बैक सर्विसेज के लिए पेमेंट करना प्रोहिबिटेड है। और नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपीज स्कीम अकाउंट है, उसमें जो आपका पैसा पड़ा है उस पर जो आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो प्रोहिबिट है, वो बाहर ले जाने नहीं देंगे, यहीं पे खर्च करके जाओ। दिस इज शेड्यूल नंबर 1 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल। कौन कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है, ठीक है, याद भी होगी अच्छे से और समझ भी आ गई होगी। शेड्यूल 2 पे आता हूं। सर ये वो ट्रांजेक्शन है जो ट्रांजैक्शन के लिए पहले आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, सीजी का। तो मैंने बोला इसके लिए मुझे पहले सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहां पे ना ये सीजी की अलग अलग मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है और यही 3 पॉइंट में से आ जाता है, मतलब इन्हीं में से कोई 3 पॉइंट दे दिए और बोला बताओ इसके लिए किस वाले पॉइंट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री का अप्रूवल आपको चाहिए, तो बेटा फिर तो तुम्हें रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का नाम भी याद होना चाहिए। बट अगर पेपर में मान लो ऐसा मिला जुलाकर 2-3 क्वेश्चन आ गए, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का आ गया, एक ये वाला करंट अकाउंट प्रोहिबिशन वाला कोई आ गया, एक इनमें से कोई उठा लिया और वो पूछ रहे बताओ इसमें अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो किसका चाहिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें बोल रहा हूं अगर तुम स्पेसिफिक मिनिस्ट्री का नाम भूल भी गए ना तो लिख के आ जाना रेलेवेंट कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। बट फिर बोल रहा हूं अगर बेटा क्वेश्चन ही शेड्यूल 2 का आया हुआ है और वो पूछ ही यही रहा है कि बताए इसमें किसका अप्रूवल चाहिए, तो फिर तुम बार बार मान लो 3 पॉइंट लिखे, एक ये वाला पॉइंट आ गया सपोज क्वेश्चन में, एक ये वाला आ गया और एक पेपर में ये वाला पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गए, तो तीनों में क्या ये लिख के आओगे रेलेवेंट मिनिस्ट्री ऑफ द सीजी, सीजी अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, सीजी। वो तो हमें ही पता तीनों के लिए सीजी अप्रूवल चाहिए, वो ये पूछना चाह रहा है ना तीनों में से किसका अप्रूवल आपको चाहिए, तो फिर वहां पे लिखना पड़ेगा नाम, ठीक है। पहला है कल्चरल टूर। सर अगर मान लो कि कल्चरल टूर्स के लिए
अगर कल्चरल टूर्स के लिए आपको पैसा ले जाना है तो हमने बोला ठीक है भैया ले जा सकते हो, इसके लिए फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की क्या चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगी। बट अभी ध्यान रखना ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, नाउ दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है अब ये? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की क्या चाहिए होगी? आपको अप्रूवल चाहिए होगी। दूसरा, अगर आप रेमिटेंस करना चाहते हो किस चीज का, आपका जो कंटेनर था, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, जो कंटेनर था वो डिटेन हो गया, और जो डिटेंशन चार्जेस थे ना इन एक्सेस ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जितना रेट डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने प्रिस्क्राइब कर रखा था उससे ज्यादा आप पैसा रेमिट करना चाह रहे हो, देन टेक अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ऑफ जनरल शिपिंग। सर अगर मान लो कि कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, फॉरेन का वेसल हायर कर रहा है और फॉरेन का वेसल हायर करके उसको फ्रेट देना चाह रहा है, भाई तुम तो शर्म करो, तुम तो पीएसयू हो, तुम तो कम से कम कंट्री के लोगों को समझाओ। पीएसयू खुद ही फॉरेन एक्सचेंज चाह रहा है, किस लिए? क्योंकि फॉरेन का वेसल उसने हायर करा है और उसके लिए उसे फ्रेट पे करना है, तो आप उसके लिए पैसा रेमिट कर सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से। ठीक है सर। अगर तुम इंपोर्ट करते हो थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, ओशियन ट्रांसपोर्ट से इंपोर्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, और कौन कर रहा है इंपोर्ट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है या पीएसयू कर रहा है? और किस बेसिस पे कर रहा है? सीआईएफ बेसिस पे कर रहा है। किस पे कर रहा है? सीआईएफ बेसिस पे कर रहा है। तो बोलते हैं इस इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए आपको पहले सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये तो बताओ सीआईएफ बेसिस क्या होता है? सीआईएफ बेसिस का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। जैसे मैं तुमको बताता हूं, 4 प्राइसिंग होती है, एक होती है एक्स फैक्ट्री प्राइस, एक होती है फ्री अलोंग साइड प्राइस, एक होता है एफओबी फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, और एक होता है सीआईएफ दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इंडिया में इंपोर्टर बैठा है, इंपोर्टर बोलता है मैं एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से ही जो प्राइस है ना उस प्राइस पे ही माल उठाऊंगा, उसकी फैक्ट्री वाला जो प्राइस होता है ना एक्सपोर्टर की फैक्ट्री वाला, उसे बोला जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। यानी मैं जाऊंगा उसकी फैक्ट्री पे, मैं वहां से माल उठाऊंगा, उसके बाद एक्सपोर्टर का रोल खत्म, आगे की सारी कहानी मेरी है, वो मैं देख लूंगा। एफएएस का मतलब होता है फ्री अलोंग साइड। इसका मतलब होता है एक्सपोर्टर ने अपनी फैक्ट्री से उठा के लाके पोर्ट तक रख दिया है, अभी पोर्ट पे चढ़ा नहीं है माल, पोर्ट पे लाके रख दिया है, तो उसे बोलते हैं फ्री अलोंग साइड प्राइस। उस प्राइस में वो अपना माल का प्राइस भी जोड़ लेगा और वहां से पोर्ट तक लाने के खर्चे भी ऐड कर देगा, उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की होती है, वो अपने आप देखेगा। फिर होता है फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब होता है उसने उसको जहाज पे चढ़ा भी दिया है, यानी एक्सपोर्टर ने अपने पोर्ट पे उसे लोड अनलोड भी करा दिया है, ठीक है। उसके खर्चे भी जब बीच में ऐड हो जाते हैं तो इट विल बिकम एफओबी। अब यहां से बीच में लाना इंश्योरेंस और फ्रेट, ये मेरा होगा, इंपोर्टर का होगा। बट अगर सीआईएफ का होता है ना, तो सीआईएफ का मतलब होता है अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टर, सारा खर्चा एक्सपोर्टर बियर करके देता है, मतलब सारा खर्चा सारी चीजें एक्सपोर्टर इन्वॉल्व करके देता है, और इंपोर्टर के प्लेस तक का सारा खर्चा वो जोड़ देता है उसमें, उसे बोलते हैं सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। यानी आई विल बी पेइंग कॉस्ट ऑल्सो, इंश्योरेंस ऑल्सो एंड फ्रेट ऑल्सो। तो लॉ क्यों मना कर रहा है सीआईएफ को? भाई ये जो इंश्योरेंस एंड फ्रेट है तू अपने आप करा लेना इंडिया की कंपनी से, तू बाहर के बंदे से इंपोर्ट कर रहा है सीआईएफ बेसिस पे, इसका मतलब वो तेरे को यहां तक के सारे खर्चे इंक्लूड करके तेरे को बिल बना के देगा, तो इसका मतलब वो इंश्योरेंस और फ्रेट भी कहां का लेगा? बाहर का। क्यों? तो तुम तो पीएसयू हो और तुम इंपोर्ट भी कर रहे हो किस पे? सीआईएफ बेसिस पे। भाई पहले अप्रूवल लो, क्यों करना है तुम्हें? हाँ, अगर एफओबी या एफएएस बेसिस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से सुनना, ये भी अगर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू कर रहा है अगर सीआईएफ पे, तो अप्रूवल लेना है। अदर देन कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर देन पीएसयू कोई अगर मान लो सीआईएफ बेसिस पे भी अगर इंपोर्ट करेगा तो बोले उसको अप्रूवल नहीं लेना, तुम लो भाई, तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तुम तो सरकार हो, तुम क्यों कर रहे हो सीआईएफ बेसिस पे? तुम्हारे इतने क्या ऐसे चुल हो रही है कि बाहर की कंपनी से तुमको इंश्योरेंस करवानी पड़ रही है, समझे? तो फिर आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ द सरफेस ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स कौन होते हैं? सर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मान लो कई बार कोई माल यहां से, मान लो मेरे को रशिया भेजना है, ठीक है, अब कोई गुड्स मेरे को यहां से रशिया भेजना है और मेरे को ऐसा लग रहा है यार पहले वो यहां से बाय एयर जाएगा, फिर वहां पहुंच के फिर वो आगे ओशियन के थ्रू जाएगा, फिर उसके बाद वो रोड ट्रांसपोर्ट पे भी जाएगा, तो मैं कहां कहां ऐसे बार बार अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढता फिरूंगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको ये काम की फैसिलिटी देते हैं कि सर आप टेंशन मत लो ना, हम आपके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन करा के देंगे, आपको क्या टेंशन है। तो ऐसा कोई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है और वो अपने अलग अलग कंट्रीज में बैठे जो एजेंट्स हैं उनसे बात करेगा, तो अगर ये लोग उनको पैसे भेजेंगे ना, रेमिटेंस भेजेंगे, तो उसके लिए फिर इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। फिर आता है रेमिटेंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब। पी एंड आई क्लब का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। ये क्या होता है? देखो जो मरीन इंश्योरेंस होती है ना, जब क्या बोलते हैं ओशियन रोड से, मतलब ओशियन रोड कह रहा हूं क्या सर, क्या बोलते हो ओशियन रोड, ओशियन मोड के थ्रू जब क्या होता है
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, तो सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है कि माल डूब गया तो खत्म, एकदम खराब, ठीक है, डेड। तो उसके लिए बंदे मरीन इंश्योरेंस कराते हैं और वो काफी महंगी होती है। तो लोग क्या बोलते हैं कि इस P&I क्लब की ना आप मेंबरशिप ले लो। अगर आपने इसकी मेंबरशिप ले ली ना तो आपको काफी कम रेट पे क्या मिल जाएगी, इंश्योरेंस मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसा इसकी मेंबरशिप के लिए पैसे भेज रहे हो तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द CG, और उसमें आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। ये जिन पे मैंने स्टार बना रखे हैं ना, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल टूर वाला पेपर में आता है, ये P&I क्लब वाला पेपर में आता है। फिर इसके बाद में आता हूं, पहले ये वाला पढ़ लो बीच वाला, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ द ट्रांसपॉन्डर बाय टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो सर कि कोई ट्रांसपॉन्डर हायर करता है। व्हाट इज ट्रांसपॉन्डर? ट्रांसपॉन्डर इज अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट, ऐसे बोला जाता है। ट्रांसमीटर होते हैं और एक रिस्पॉन्डर होते हैं, इनका मिक्सचर रहता है ये ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर ना एक इक्विपमेंट होता है जो सिग्नल्स को रिले करता है, मतलब लाइक यहां से वहां सिग्नल्स पहुंचवाता है। तो टीवी चैनल्स वाले भी यूज करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसको यूज करते हैं। अगर आप इसके लिए रेमिटेंस कर रहे हो, बाहर का ट्रांसपॉन्डर तुम हायर कर रहे हो, तो अगर आप टीवी चैनल वाले हो तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इनका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं आता हूं, ये दो और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे भी स्टार मार्क कर लेना, पेपर में आ सकते हैं बहुत प्यार तरीके से, ठीक है। अगर आप एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो इन द फॉरेन प्रिंट मीडिया, अलग अलग वर्ड्स को एनालाइज करना, फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड देना चाहते हो फॉर द पर्पस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग। सुनो, आप ऐड देना चाहते हो, मैंने बोला कहां, फॉरेन प्रिंट मीडिया में। ऐड कौन दे रहा है? या तो स्टेट गवर्नमेंट, उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये ऐड दे रही है, ठीक है। पर्पस क्या है? अगर तुम्हारा पर्पस है टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग, अलाउड है, सब अलाउड है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। बट इन पर्पस के अलावा अगर तुम ऐड देना चाहते हो और $10,000 से ज्यादा की ऐड देना चाहते हो, तो भाई क्यों? पहले अप्रूवल लो फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैं सिंपल समझाता हूं, इधर देखो, कितने गया, ये रहा। अगर मान लो आप एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो, कौन एडवर्टीजमेंट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या PSU, कहां एडवर्टीजमेंट देना चाहते हो? फॉरेन के प्रिंट मीडिया में, फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड देना चाहते हो। पर्पस चेक करो, अगर पर्पस ये तीनों है, टूरिज्म, इंटरनेशनल बिडिंग या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करवाना चाह रहे हो, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिंदास एकदम करो, मस्त। बट अगर आपका पर्पस अदर है तो चेक किया जाएगा अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। अगर $10,000 तक है तो कोई अप्रूवल नहीं है, 10,000 से ज्यादा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लेना, इजी। और यहां पे क्या बोल रहा है, रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी। अगर तुम बाहर, इंडिया के बाहर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए प्राइज मनी बांटना चाहते हो या स्पोर्ट्स एक्टिविटी को स्पॉन्सर करना चाहते हो और अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, $1,00,000 से ज्यादा, तो भैया आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आपको क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है सर। पर ध्यान रखना, यह अप्रूवल तब लेना है जब आपका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, $1,00,000 से ज्यादा। दो केस में आपको अप्रूवल नहीं लेना। कब? अगर अमाउंट $1,00,000 से कम है तो आपको अप्रूवल नहीं लेना। और मैं बोल रहा हूं अमाउंट 1,00,000 से ज्यादा हो, कम हो, डजेंट मैटर। अगर प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला या स्पॉन्सरशिप देने वाला बंदा कौन है, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी, तो भी उसको अप्रूवल नहीं लेना। सर क्यों? भाई इंटरनेशनल बॉडी BCCI है, ICC है, ये लोग बाहर की कंट्रीज में कोई स्पोर्ट्स इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, करो, जितना मर्जी डॉलर हो, कोई अप्रूवल नहीं लेना। प्राइज बांटना चाहते हैं, जितना मर्जी दो, कोई अप्रूवल नहीं लेना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ICC है, BCCI है, ये $1,50,000 का इंडिया के बाहर मान लो विराट कोहली को प्राइज देना चाहते हैं, कोई अप्रूवल नहीं लेना, बिकॉज यू आर नेशनल, इंटरनेशनल लेवल बॉडीज। बट कोई भी पर्सन अदर देन दीज बॉडी अगर इंडिया के बाहर ये प्राइज देना चाह रहा है भाई, या स्पॉन्सर करना चाह रहा है, तो भैया अगर तू इन एक्सेस ऑफ $1,00,000 कर रहा है तो तेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट अगर अप टू $1,00,000 होगा तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। फिर इसके बाद आते हैं अपन शेड्यूल नंबर 3 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। LRS क्या होता था? ये LRS आने से पहले ना मैंने तुमको बताया था कि इंडिया में क्या होता था, ये जब FEMA था ना, LRS आने से पहले क्या सीन था कि हर ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग अमाउंट दे रखा था, इसके लिए ये अमाउंट, इसके लिए अमाउंट। सरकार ने बोला भगाओ यार, RBI पागल हो जाता है, क्योंकि यहां के लिए तुमको RBI अप्रूवल चाहिए। किसके अप्रूवल चाहिए? RBI अप्रूवल चाहिए। तो RBI पागल हो जाता था इतने अलग अलग अमाउंट, अलग अलग एप्लीकेशन में। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए LRS की फैसिलिटी लेकर आते हैं। बोले अगर आपको $2.5 लाख तक रेमिट करना है, यू नीड नॉट टू टेक एनी RBI अप्रूवल। इन पर्पसेस के लिए आप $2,50,000 तक बिना RBI के अप्रूवल के रेमिट कर सकते हो। हमने बोला कौन सा? पहला,
बाहर घूमी घूमी जा रहे हो, प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो, बट नेपाल भूटान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां के लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी क्या चाहिए, वो तो अपना ही बच्चा है, अपना ही भाई है एकदम, तो उसकी तुमको क्या टेंशन। नेपाल भूटान के लिए तुमको कोई फॉरेन करेंसी के लिए अलाउ नहीं कर रहे। प्राइवेट विजिट के लिए अगर आप जा रहे हो एक्सेप्ट नेपाल भूटान, तो आपको $2.5 लाख तक कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं लेना, उससे ऊपर लेकर जाओगे तो फिर आरबीआई अप्रूवल चाहिए होगा। गिफ्ट डोनेशन के लिए अप टू $2,50,000 नो आरबीआई अप्रूवल, मोर देन $2,50,000 आरबीआई अप्रूवल आएगा। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, $2,50,000 तक कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए, उससे ऊपर चाहिए होगा। एमिग्रेशन का मतलब परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहे हो फॉर सेटलिंग आउटसाइड इंडिया, तो आपको $2.5 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर अप्रूवल चाहिए होगा। अगर आप बाहर क्लोज रिलेटिव्स का मेंटेनेंस कर रहे हो, आपके बाहर कोई, जैसे मतलब कृतिक है, कृतिक के जो चाचू हैं वो यूएसए रहते हैं और वो बीमार हो गए और ये उनका खर्चा वर्चा कर रहा है, उनकी दवा दारू बीमारी का इलाज करवा रहा है, तो उसके लिए सर इसको $2.5 लाख तक अलाउड है, उससे ऊपर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो फॉर बिजनेसेस, फॉर कॉन्फ्रेंसेस, फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, या फिर फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर मेडिकल चेकअप करा रहे हो, या फिर कोई बंदा बीमार है उसके अटेंडेंट बन के जा रहे हो, इन सब पर्पसेस के लिए आपको $2,50,000 तक अलाउड है, उसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कृतिक जो है ना, तो कृतिक के चाचू बीमार हुए और चाचू इंडिया में ही है, चाचू कहां, इंडिया में रहते हैं, चंबल में। अब इन्होंने बोला मेरे को तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है यूएसए में, तो कृतिक बोला मैं भी साथ चलूंगा एज एन अटेंडेंट बनके, तो फिर इसके लिए ये पैसा लेके जा सकता है, अप टू $2,50,000 अलाउड है, बट उससे ऊपर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। इंडिया के बाहर अगर आप स्टडीज करने जा रहे हो तो आपको आरबीआई अप्रूवल नहीं लेना, अप टू $2,50,000, उससे ऊपर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, अगर तुम अपना ही मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर करा रहे हो तो फिर उसके लिए भी आपको $2,50,000 तक अलाउड है, उसके ऊपर आरबीआई अप्रूवल लगेगा। एंड एनी अदर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये बोला इसके ऊपर $2.5 लाख तक ये सारी चीजें अलाउड है, इससे ऊपर जाओगे तो फिर आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये जिनको हमने ये एकदम ये रंग भरा हुआ है, जिसमें हमने ये कौन सा वाला, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, एमिग्रेशन, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड एंड स्टडीज अब्रॉड, ये 3 पर्पस ऐसे पर्पस हैं जिन पर्पस के लिए अगर आप $2.5 लाख से ऊपर भी लेके जाओगे ना तो अलाउड हो जाएगा बिना आरबीआई अप्रूवल के। एक केस है, क्या सुनना, बोल रहा है फॉर द पर्पस मेंशन इन आइटम 4, 7 एंड 8, 4, 7 एंड 8 द इंडिविजुअल मे अवेल ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटी फॉर एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर एलआरएस। कितनी लिमिट प्रिस्क्राइब है, $2.5 लाख, उससे ज्यादा लिमिट पे भी लेके जा सकते हो अगर कंट्री ऑफ एमिग्रेशन या वो मेडिकल इंस्टीट्यूट या वो यूनिवर्सिटी ऐसा लिख के दे दे कि भाई पैसा चाहिए, तो फिर अलाउड है। सर एग्जांपल देना, मान लो कृतिक जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो वो यहां यूएसए में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, अगर वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन ही ऐसा पर्चा बना के दे दे, इसने बोला मेरे को एक एस्टीमेट तो बताओ, तो उन्होंने $4 लाख का एस्टीमेट बना के दे दिया। अब कृतिक जो है वो जाके दिखाएगा सरकार को कि देखो $4 लाख तो लेके जाना है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बोल रहा है, तो फिर उस केस में तुम्हें आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कृतिक मान लो पढ़ाई करने जा रहा है, तो यूनिवर्सिटी ने लिख के दे दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, कि हमको तो $20 लाख लगेंगे भाई, या $5 लाख लगेंगे, कुछ भी ऐसा लिख के दे दिया, तो फिर भैया उस केस में आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेम एज अगर एमिग्रेशन के लिए जा रहे हो और वो कंट्री बोले कि इतना पैसा तो लेके आना पड़ेगा, तो ये आप एमिग्रेट हो सकते हो। तो अगर ये 3 केस हो जाते हैं ना, तो इन 3 केसेस के लिए आप $2.5 लाख से ऊपर भी रेमिट करके ले जा पाओगे बहुत इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर जो 2.5 लाख की लिमिट है ये कैसे है, ये पर पर्सन लिमिट है, कैसे लिमिट है, तो दिस इज पर पर्सन एंड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। फाइनेंशियल ईयर लिखा है, इसका मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। पूरे साल में मैं $2.5 लाख तक क्या कर सकता हूं, रेमिट कर सकता हूं। और जितना जितना, जैसे मान लो अभी मैं $10,000 घूम के आ गया रशिया, फिर $10,000 में घूम के आ गया यूएसए, $10,000 में मैं घूम के आ गया मान लो यूके, तो जितना जितना मैं खर्च करता जाऊंगा वो $2.5 लाख से कम होता जाएगा। यानी मेरी पूरे फाइनेंशियल ईयर की लिमिट कितनी रहेगी, $2,50,000। उसके लिए फिर मेरे को कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं लगेगा, बट अगर उससे ऊपर रेमिट करा फिर मुझे आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ मार्क करो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत पूछा जा सकता है कि सर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट, परमानेंटली नॉन रेजिडेंट कौन कैसे हो सकता है, मतलब हु इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। वो बंदा रेजिडेंट है बट वो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, तो ऐसा बंदा कौन होता है, पहले ये सुनो। अगर कोई पर्सन इंडिया में आया किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो बंदा इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, या उसको डेप्यूट किया गया, इंडिया भेजा गया फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, अब कितना लेंथ नहीं बताई, कितने टाइम के लिए, कितना मर्जी टाइम हो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, डजंट मैटर, बट यहां लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है। या फिर ऐसा पर्सन जो इंडिया में आया फॉर अ स्पेसिफाइड असाइनमेंट जिसका ड्यूरेशन 3 साल तक है। 2 बंदे बोले मैंने, इंडिया में आए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, या पर्सन इंडिया आया फॉर स्पेसिफाइड असाइनमेंट, एक पर्टिकुलर काम के लिए आया जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं है।
जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे बंदे को क्या बोला जाएगा? ऐसे बंदे को बोला जाएगा यू आर रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। पढ़ के देखो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल, अब ऊपर प्रोविजन क्या वो भी पढ़ाऊंगा, पर पहले पढ़ा रहा हूं परमानेंट पर्सन हु इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। ये कौन है सर? फॉर अ पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन, वो बंदा इंडिया में एम्प्लॉयमेंट या डेप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन की वजह से पीआरआई बना, वो या फिर वो स्पेसिफाइड जॉब के लिए भेजा गया जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं है, ऐसे बंदे को क्या बोला जाएगा? इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। तो ये बंदा रेसिडेंट होगा बट ये नॉट परमानेंटली रेसिडेंट है, मतलब ही इज नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट। रेसिडेंट है बट परमानेंटली रेसिडेंट नहीं है। तो ऐसे बंदे के लिए क्या बोला गया? ऐसा बंदा अगर इंडिया आया है तो चेक करो क्या ये सिटीजन है फॉरेन स्टेट का अदर देन पाकिस्तान का होना चाहिए। मतलब ये सिटीजन कहां का, ये चेक करो। किसी भी कंट्री का सिटीजन है अदर देन पाकिस्तान, या फिर ये सिटीजन तो इंडिया का ही है, मतलब बेचारा बाहर काम करता था, अब उसको इंडिया के बाहर ही काम करता था, तो उस कंपनी ने यहां भेज दिया किसी काम के लिए, एंड नाउ ही इज ऑन द डेप्यूटेशन टू ऑफिस और ब्रांच ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर इन इंडिया ऑफ सच फॉरेन कंपनी। तो मान लो बाहर कोई फॉरेन कंपनी है, वही बर्कशायर हैथवे, मैं इंडिया का सिटीजन था, मुझे प्रिज्यूम कर लो मैं इंडिया का सिटीजन था, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, ठीक है। अब मैं बाहर चला गया था इंडिया के काम से, मतलब अपने एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से बाहर चला गया था, ठीक है सर, बाहर चले गए थे आप, तो मैं क्या बन गया था? पीआरओआई। अब उस फॉरेन कंपनी ने, बर्कशायर हैथवे ने मुझे वापस इंडिया भेजा, डेप्यूटेशन पे भेजा टू द ब्रांच ऑफ दैट फॉरेन कंपनी, मतलब वो फॉरेन कंपनी की ब्रांच, उस बर्कशायर हैथवे की ब्रांच में मुझे भेजा कि जाइए काम वाम करके आ, और ड्यूरेशन भले ही 3 साल से कम है, ठीक है। तो ऐसे बंदे जो हैं इनको बोला जा रहा है कि भैया आप $2.5 लाख छोड़ो, तुम्हारी जितनी नेट सैलरी होगी ना, नेट सैलरी का मतलब सैलरी में से टैक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन, ये सब काट के जो तुम्हारी नेट सैलरी बचेगी ना, तुम उतना क्या करके लेके जा सकते हो? विड्रॉ करके लेके जा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मान लो एक मिस्टर विलियम्स है, वो इंडिया में आए फॉर अ स्पेसिफाइड जॉब, कितने साल की? 2 साल, और ये सिटीजन भी कहां के हैं? यूएसए के। ये सिटीजन भी कहां के? यूएसए के। तो पहली बात तो ये बंदा पीआरआई है बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट है, और क्योंकि ये फॉरेन कंट्री का सिटीजन है अदर देन पाकिस्तान, तो ये कितना विड्रॉ करके लेके जा सकता है? अपनी नेट सैलरी तक विड्रॉ करके लेके जा सकता है। अगर सर मैं बोलूं कि कोई बंदा है मिस्टर वरुण, जो कि इंडिया का ही सिटीजन है और फॉरेन कंपनी में काम करता था, फॉरेन कंपनी ने उसे अपनी ब्रांच में भेजा इंडिया में, तो ये बंदा तो इंडिया का ही सिटीजन है, ठीक है, तो ये भी परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, तो ये बंदा भी अपनी नेट सैलरी तक विड्रॉ करके लेके जा सकता है। बट अब समझना, एक मिस्टर विलियम है, वो इंडिया आए फॉर अ स्पेसिफाइड जॉब, बट ये बंदा जो है ना मिस्टर विलियम, ये निकम्मा पाकिस्तान का सिटीजन है, तो ये बंदा पीआरआई नॉट परमानेंटली रेजिडेंट तो है, बट क्योंकि ये पाकिस्तान का सिटीजन है, तो पाकिस्तान का सिटीजन तो यहां पे कवर नहीं होता, तो ये अपनी नेट सैलरी तक विड्रॉ करके लेके नहीं जा सकता। तो सर फिर कितना विड्रॉ करके लेके जा सकता है? ये विड्रॉ करके लेके जा सकता है $2.5 लाख। सर क्यों? क्या यहां पे रेसिडेंट लिखा हुआ है, या इंडियन सिटीजन लिखा है, या इंडियन रेजिडेंट लिखा है? नहीं ना, यहां क्या लिखा है? इंडिविजुअल कैन रेमिट। तो पाकिस्तान वाला भी जो सिटीजन होगा है तो वो भी इंडिविजुअली, तो वो यहां वाली लिमिट में तो कवर हो ही रहना, तो वो बंदा भी $2.5 लाख तक तो रेमिट करके लेके जा सकता है। मेरी बात समझ में आई? देखो यहां क्या बोल रहा है कि जो बंदा इंडिया में आया है ना, वो किसी भी कंट्री का सिटीजन होना चाहिए या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, तो वो अपनी नेट सैलरी तक विड्रॉ कर लेगा। मैंने बोला अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन हुआ तो वो इस प्रोविजन में कवर नहीं होगा, वो अपनी नेट सैलरी तक तो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। मान लो उसकी नेट सैलरी $2.5 लाख से ऊपर बैठ रही है, तो उतना विड्रॉ नहीं कर पाएगा। पर भाई वो बंदा सिटीजन जो पाकिस्तान का है, वो है तो इंडिविजुअल ही ना, और शेड्यूल 3 की तो स्टार्टिंग वर्ड ही क्या है? इंडिविजुअल्स कैन रेमिट अप टू $2,000, $2,50,000। तो वो एज एन इंडिविजुअल एलआरएस का बेनिफिट उठा के $2.5 लाख तक तो लेके जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल, ये मैंने तुम्हें बता दिया कौन बंदा है जो रेजिडेंट माना जाएगा बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई एक क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है परमानेंटली, कि भैया तुम जेन्युइनली, ठीक है, कि तुम ये पक्का एकदम याद करके जाना, पक्का पक्का मैं तुमको बोल रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन बहुत आने का स्कोप है। ठीक है, फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल बोले तो कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, ये कितना रेमिट करके जा सकते हैं सर? ये कितने पैसे बाहर लेके जा सकते हैं? तो पहला पॉइंट देखते हैं। अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है, क्या दे रही है? डोनेशन। मैंने बोला कितना डोनेशन दे रही है, मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूं ना, इजी लगेगा। अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही है कितना? जितनी इनकी लास्ट 3 ईयर की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है। पहले तो प्रोविजन में पढ़ लो, गलती यहीं करके आओगे,
लिखा है 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर। कहीं एवरेज वर्ड नहीं यूज हुआ, कहीं पर भी एवरेज वर्ड नहीं यूज हुआ भाई, कहीं पर भी एवरेज वर्ड नहीं यूज हुआ है। ठीक है, वर्ड यूज हुआ है 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। आ जाओ, आएगा आएगा 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, एवरेज वर्ड यूज नहीं हुआ। दिस इज टोटल अर्निंग की बात हो रही है, एग्रीगेट अर्निंग की बात कर रहा है। ईयर 1 में इतनी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थी, ईयर 2 में इतनी, ईयर 3 में इतनी, टोटल अर्निंग हुई इतनी। इसका 1% निकाल लो, निकाल लिया, ये रहा। इसका 1% निकाल लो, निकाल लिया। ठीक है, दिस 1% एंड 50 लाख यूएस डॉलर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर अमाउंट आएगा, अगर इस लोअर अमाउंट से ज्यादा आप डोनेशन देते हो, देन यू हैव टू टेक अप्रूवल, देन यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। जो लोअर अमाउंट आएगा उससे ज्यादा अगर आप रेमिट करते हो, देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है सर, डोनेशन किस पर्पस के लिए दे रहे हैं? अगर आप रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो इंडिया के बाहर हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें तुम अपनी चेयर क्रिएट करवाना चाहते हो, यानी उसकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़वाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि उस कंट्री में सीटिंग कैपेसिटीज बढ़ जाएं ताकि हमारी कंट्री के बंदे जाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, बाहर ग्रो करे हमारी कंट्री भी। तो अगर आप ऐसा क्रिएशन ऑफ चेयर करने के लिए डोनेशन दे रहे हो तो ये लिमिट लगेगी। ठीक है, अगर आप डोनेशन दे रहे हो टू फंड्स प्रमोटेड बाय दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर ये जो बाहर वाले रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इन्होंने अपने कोई फंड बना रखे हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, बट वो फंड ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को जो इंडिया के बाहर है, या कोई ऐसी टेक्निकल बॉडी, उसको डोनेशन दे रहे हो, बट सब्जेक्ट टू वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वही काम करना चाहिए जो ये डोनर कंपनी करती है, जो ये डोनर कंपनी करती है, लाइक डोनर कंपनी सिप्ला, पी फाइजर। ठीक है, और ये फार्मा सेक्टर में है, तो हम ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे रहे हैं जो फार्मा का ही कुछ ऐसा रिसर्च एंड ऑल दैट करता है। तो इस केस में आपके लिए लिमिट क्या बताई मैंने? आपकी पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 1% करो और 50 लाख यूएस डॉलर, विच एवर इज लोअर, जो लोअर आया, इस लोअर से ज्यादा अगर आप रेमिट करोगे तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो कि कोई एक इंडियन कंपनी है, उसका इंडिया में कोई फ्लैट है, हमने बोला बिक नहीं रहा, तो बाहर के किसी एजेंट को ढूंढे। बाहर के जब किसी एजेंट को ढूंढा तो हमने बोला भाई तू ही कोई एजेंट, कोई बंदा ढूंढ के ला देना। तो उस फॉरेन एजेंट ने क्या करा, एक बंदा ढूंढ के ला दिया और हमने उसको बेच दिया। अब वहां से फॉरेन से हमें जितना रेमिटेंस आएगा, इनवर्ड रेमिटेंस, मतलब जितना वो फ्लैट बेच के पैसा आ रहा है, वो पैसा पकड़ो, वो पैसा पकड़ो, और 5% ऑफ दैट इनवर्ड रेमिटेंस, उसका 5% निकालो, एंड और 25,000 यूएस डॉलर। क्या बोला मैं? जितना बाहर से वो फ्लैट बेच के पैसा आ रहा है, फ्लैट कहां है? इंडिया में। फ्लैट इंडिया में है, फ्लैट कहां है? इंडिया में। पर तुम कमीशन देना चाह रहे हो किसी फॉरेन एजेंट को, कितना? सर जितना पैसा आ रहा है वो उसका 5% और 25,000 यूएस डॉलर, विच एवर इज हायर, ये हायर निकाल लो। इस हायर से ज्यादा कमीशन दोगे, आरबीआई अप्रूवल लगेगा। हायर वाला अमाउंट जो आया उतने तक कमीशन दोगे, कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं लगेगा। बस ध्यान रखना ये कमीशन पर ट्रांजेक्शन है, यानी अगर ये कंपनी साल में 5 बार ये ट्रांजेक्शन करेगी तो 5 बार ये लिमिट अलग अलग लगेगी, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है। दिस इज पर ट्रांजेक्शन कमीशन। ठीक है, कितनी लिमिट बताई? जितना फ्लैट बेच के जो इनवर्ड पैसा आना है उसका 5% और 25,000 यूएस डॉलर, विच एवर इज हायर। हायर वाले अमाउंट से ज्यादा रेमिट करा अप्रूवल लगेगा, कम रेमिट करा या उतने तक रेमिट करा अप्रूवल नहीं लगेगा। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बोला अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो, अगर आप इंडिया के बाहर से कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो और रेमिट करते हो 1 करोड़ से ज्यादा, अगर आप कौन से प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ले रहे हो, इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा रेमिट करोगे, आरबीआई अप्रूवल लगेगा। 1 करोड़ डॉलर तक करोगे नहीं लगेगा। और अगर किसी अदर प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए आप पैसे भेज रहे हो तो 10 लाख डॉलर से ऊपर रेमिट करोगे, आरबीआई अप्रूवल लगेगा। 10 लाख डॉलर तक करोगे, आरबीआई अप्रूवल नहीं लगेगा। ठीक है, एंड लास्ट इज कि अगर मान लो बाहर की कोई कंपनी थी, ठीक है, उसने इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, अब ये कंपनी बोलती है हम तो जो प्रीलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हुए ना, हम वो रीइंबर्स करेंगे। करो, तो जितना पैसा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंडिया में आया उसका 5% और 1 लाख यूएस डॉलर, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, जो भी हायर आएगा, इस हायर से ज्यादा अगर आप रेमिट करोगे तो आरबीआई अप्रूवल चाहिए होगा, अदरवाइज आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। जैसे मैंने बोला यूनिलीवर लिमिटेड है, उस यूनिलीवर लिमिटेड ने इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो इसकी सब्सिडरी ही है एक्चुअली में। ठीक है, अब जितना भी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ, प्रीलिमिनरी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ, ये कंपनी बोलती है हम तो रेमिट करेंगे, रीइंबर्स करेंगे। तो जितना इन्वेस्टमेंट आया उसका 5% और 1 लाख डॉलर, विच एवर इज हायर, इस हायर से ज्यादा अगर रीइंबर्स करोगे तो आरबीआई अप्रूवल लगेगा। एंड लास्ट में बोलता है
यहां तीनों शेड्यूल अपने खत्म होते हैं, ठीक है, ये तीनों शेड्यूल अपने खत्म होते हैं और बोलता है कि अगर ऊपर वाले तीनों शेड्यूल में कोई ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ जिक्र नहीं है तो इट इज फ्रीली अंडरटेकन, कोई अप्रूवल नहीं, कोई लिमिट नहीं, जितना करना है जो करना है करो, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि जो प्रोसीजर आपका शेड्यूल 3 में फॉरेन एक्सचेंज रोल करने का वो सेम होगा जैसा एलआरएस में होता है, ठीक है। अब यहां पर आती है एग्जाम्पशन वाली कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आरएफसी अकाउंट, एक होता है ईएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट का मतलब कोई एक बंदा था करण, ठीक है, वो पीआरआई था, वो यूएस से गया, उसने एम्प्लॉयमेंट वगैरह करी, वहां पे पैसे वैसे कमाए, इंडिया के अंदर आया, फॉरेन करेंसी लेके आया। अब वो बोला मैं इंडिया में उसको फॉरेन करेंसी के रूप में ही रखना चाहता हूं, तो वो एक अकाउंट खुलवा लेगा जिसका नाम होगा आरएफसी अकाउंट और उसमें वो पैसे रख देगा, इसको बोलते हैं आरएफसी अकाउंट, ठीक है। और अगर यहां ईएफसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये आरएफसी से अलग कैसे होता है, यहां मैं बाहर नहीं गया, मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं बैठ के एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट से अर्निंग्स आ रही हैं और उससे मैंने जो अर्निंग्स आई मैं उसको एक अकाउंट में रखना चाहता हूं, उसके लिए मैं अकाउंट खुलवा लूंगा ईईएफसी अकाउंट। सर ये दोनों अकाउंट आपने क्यों बताए, तो पता है क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अगर आप शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 वाली कोई भी पेमेंट करते हो और वो आरएफसी अकाउंट से कर देते हो तो ना तो तुमको कोई अप्रूवल लेनी है, कोई सीजी, कोई आरबीआई अप्रूवल कोई नहीं लेनी। मतलब शेड्यूल 2 वाली ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सीजी अप्रूवल चाहिए थी और शेड्यूल 3 वाली ट्रांजैक्शन करने के लिए तुमको आरबीआई अप्रूवल चाहिए थी। तो बोल रहा है अगर ये ट्रांजैक्शन तुम आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो तो तुमको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ना सीजी से ना आरबीआई से, कोई अप्रूवल नहीं लेना, ठीक है। और अगर तुम ये ट्रांजैक्शन ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो तो भी तुमको शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 के लिए कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सर शेड्यूल 1 को कवर क्यों नहीं किया, अबे लल्लू हो, शेड्यूल 1 तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है ना, वो तो करनी ही मना है, तो उसके लिए अप्रूवल कहां से आया। शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 को मना कर दिया कि इनके लिए तुम्हें कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पर नीचे बोले सुनो सुनो रुको रुको, क्या बोले, ये 3 ट्रांजैक्शन हम आपको बता रहे हैं, कौन सी हमने शेड्यूल 2 में एक ट्रांजैक्शन देखी थी पी एंड आई क्लब वाली, वो पी एंड आई क्लब की मेंबरशिप, वो वाली ट्रांजैक्शन के लिए अगर तुम्हें रेमिटेंस भेजना है। और शेड्यूल 3 में ये दो ट्रांजैक्शन, कौन सी, कमीशन पर ट्रांजैक्शन और ये रेमिटेंस वाला केस, प्री इनकॉर्पोरेशन वाला, ये 3 ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी है तो इवन इफ अगर तुम इनको ईईएफसी अकाउंट से करोगे, किससे करोगे, ईईएफसी अकाउंट से करोगे ना, भले ही तुम इसको ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो तो भी तुम्हें अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर अभी तो आप बोले ईएफसी, हाँ तो वैसे तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की कोई भी ट्रांजैक्शन करो, आरएफसी से करो कोई अप्रूवल नहीं लेनी, ईएफसी से करो कोई अप्रूवल नहीं लेनी, बट 3 ट्रांजैक्शन इसने बता दी, वो 3 ट्रांजैक्शन अगर तुमने ईईएफसी से भी करी ना तो भी तुमको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यानी काइंड ऑफ एक्सेप्शन बना दी कि इनके लिए तो तुम्हें तब भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है। और फिर लास्ट में बोलता है इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो तुम्हें अप्रूवल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बट उसकी अपनी लिमिट होती है, तो वो तुम कर सकते हो। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से जो तुमको पेमेंट करनी है, अगर तुम फॉरेन विजिट के लिए जा रहे हो तो जाओ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना, बट उसकी अपने आप ही लिमिट होगी, तो उस लिमिट के अंदर अंदर ही करना, वो तुमको अलाउड है, ठीक है। तो दिस इज इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट। If a person is on a visit abroad, he can incur expenditure stated in Schedule 3. वो Schedule 3 वाली पेमेंट्स कर सकता है if he incur it through international credit card. इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना अलाउड है, बट उसकी अपनी लिमिट होगी, उस लिमिट के अंदर अंदर ही करना, ठीक है। यस सर। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मेरी बात समझना, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, थोड़ा रिवाइज करो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती थी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती थी सर जो पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज कर दे या कंटीजेंट लायबिलिटी का स्टेटस चेंज कर दे, और पीआरओआई का इंडिया के अंदर एसेट लायबिलिटीज का स्टेटस चेंज कर दे, उसे बोलते थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसको हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक होता है आपका कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जो इक्विटी ट्रांजैक्शन होंगी और कुछ होंगी जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होंगे। तो यहां पर ना थोड़ा सा ऐसा सेग्रीगेशन हो गया पावर्स का, कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट वाली ट्रांजैक्शन होंगी ना, उनमें कौन सी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कितनी लिमिट तक कर सकते हो, क्या क्या कंडीशंस होंगी करने की, ये सारी चीजों की पावर दे दी गई सीजी को। किसको दे दी गई, आरबीआई को। जो ट्रांजैक्शन जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट होगा वो वाली ट्रांजैक्शन कौन सी कर सकते हो, कितनी लिमिट तक कर सकते हो, एंड किन कंडीशंस पे वो ट्रांजैक्शन की जाएंगी। तो ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड विच आर परमिसिबल, जो कि परमिसिबल है, कौन सी परमिसिबल होंगी, मतलब ये कौन बताएगा, आरबीआई बताएगा कि कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच इज इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट आर परमिसिबल, या आरबीआई बताएगा। किस लिमिट तक है, आरबीआई बताएगा। किन कंडीशन पे है, आरबीआई बताएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यही ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कोई ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग द डेट इंस्ट्रूमेंट अदर देन दैट है, इक्विटी वाली, तो इस पर कौन बताएगा, ये सीजी बताएगा कि कौन सी परमिसिबल है, सीजी बताएगा। किस लिमिट तक है, सीजी बताएगा। क्या कंडीशन है, सीजी बताएगा।
समझ में आ गई बात? तो ये प्रोवाइजो तो पढ़ाओ बीच में, ये भी आगे आएगा, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वाला भी आगे आएगा प्रोवाइजो, टेंशन मत लो। या चलो यही बता रहता हूं। बोल रहा है आरबीआई और सीजी अगर चाहे तो चाह कर भी ना दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। मैंने बोला कौन सी दो ट्रांजेक्शन? चाह कर भी ना तो आरबीआई ना सीजी, इन दो ट्रांजेक्शन पे कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। सर पहला, अगर कोई पेमेंट जानी है ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दो ट्रांजेक्शन है, अगर तुम्हें अपना लोन अमोर्टाइज करवाना है उसके लिए, और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। सर एग्जांपल दे सकते हो? हाँ ना। अगर तुमने पेमेंट देनी है ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, जिसको बोलो रीपेमेंट ऑफ लोन। अमोर्टाइज करने का मतलब क्या होता है बताता हूं। मान लो करण भैया जो है इन्होंने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, एसबीआई बोल रहा हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से लोन लिया। कितने का लोन लिया? $10 मिलियन का। तो जब लोन आया हमारी कंट्री में, फॉरेन करेंसी आई, आरबीआई बड़ा खुश हुआ, भाई साहब फॉरेन करेंसी आ गई। उसके बाद जब मैंने लोन रीपे करना था तो मैं एसबीआई के पास गया, मैंने एसबीआई को बोला, मैंने कहा कि जरा मेरे को फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करके दो, मुझे रीपेमेंट करनी है। एसबीआई बोला नहीं देंगे, मना है। तो भाई ये क्या बात हुई? जब मैं लोन लिया था तो सब ठीक था, अब मुझे लोन रीपे भी तो करना है, तो रीपे करने के लिए मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, तो मेरे को फॉरेन करेंसी दो। तो लॉ मेकर ने बोला करेक्ट है, इन चीजों के लिए कभी भी आरबीआई या सीजी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? या तो तुम एक ही बारी में पूरा लोन रीपे कर रहे हो, या तुम थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में करके पे कर रहे हो, अपना लोन को अमोर्टाइज कर रहे हो। तो बोल रहे ये पेमेंट करने के लिए आरबीआई सीजी कभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, फुल्ली अलाउड है, यू कैन डू दैट। दूसरा होता है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। मान लो कि एक कंपनी है केके लिमिटेड, इसने इंडिया के बाहर एक कंपनी है जेपीआईएनसी, उस कंपनी में, यूएसए की कंपनी है, उस कंपनी में इसने 100 करोड़ की क्या डाली? इन्वेस्टमेंट डाली। उस कंपनी को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस हो गया। अब इस कंपनी को वापस से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर लेकर आना था, ये गया एसबीआई के पास। कौन? कंपनी बोले कि हमको ना अपनी जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया थी ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसमें लॉस हुआ है और हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट हो गई है, नाउ वी वांट टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट अगेन। तो इसके लिए क्या आरबीआई सीजी मना कर सकता है? नहीं। इन दो ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी आरबीआई सीजी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 डिलीटेड है। 4 और 5 दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। 4 और 5 में क्या कहानी है सुनना आराम से। 4 बोलता है जो पीआरआई है ना, ये इंडिया के बाहर होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, किसमें? फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी में या इमूवेबल प्रॉपर्टी में। अगर ये फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी या फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ये उसने एक्वायर की थी जब वो खुद पीआरओआई था। यानी देखो मैं हूं, आज मैं कौन हूं? पीआरआई। करण सर कौन है? पीआरआई। ये करण भैया जो है ना, ये इंडिया के बाहर कभी गए थे फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। जब मैं गया था तो मैं पीआरओआई बन गया था। जैसे ही मैं पीआरओआई बन गया था उस समय मैंने जो एसेट एक्वायर की थी, तो अब जैसे ही मैं इंडिया के अंदर आऊंगा तो यहां पे आके क्या, ये जैसे एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो कौन? वहां नरेंद्र मोदी जी खड़े होंगे, मित्रों यू हैव टू सैक्रिफाइस योर एसेट्स। मैंने उस समय बाहर एक घर खरीद लिया था, तो क्या आज मेरे को यहां पे रखने नहीं दिया जाएगा? तो बोले कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खुद पीआरओआई थे उस समय तुमने वो एक्वायर, हेल्ड या ओन कर लिया था, तो आपको अभी भी ये कंटिन्यू करने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू। या फिर मुझे ये इनहेरिट हुआ है फ्रॉम अ पीआरओआई, या तो देखो मैं खुद जब पीआरओआई था तब मैंने ये चीजें एक्वायर की थी, तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। या फिर तुमको ये इनहेरिट हुआ है फ्रॉम सम पीआरओआई, तो भी यू कैन कंटिन्यू, तुमको ये छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो मिस्टर विलियम्स है, इसका जो सन है विकास, तो इसको ये इनहेरिट हो गया, पीआरआई को इनहेरिट हुआ फ्रॉम अ पीआरओआई, तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर ऐसे बोल लो कि करण जो है ये बाहर काम करने गया, बाहर जाके इसने ये सब कुछ खरीद लिया, $10 मिलियन की करेंसी रखी हुई है, $25 मिलियन का घर खरीद लिया, $15 मिलियन की फॉरेन सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया। तो ये मैंने सब कब किया? जब मैं पीआरओआई था। अब मैं वापस आ गया इंडिया और अब मैं इंडिया में पीआरआई बन चुका हूं, तो लॉ बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू, हम तुमसे ये सब कुछ नहीं छीनेंगे। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 बोलता है ये। सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 बिल्कुल इसका उल्टा, एकदम उल्टा जुड़वा भाई। वो क्या बोलता है? पीआरओआई इंडिया में इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन प्रॉपर्टी में रख सकता है, उसको होल्ड, एक्वायर, ओन करके रख सकता है। कब? अगर उसने ये सब कुछ एक्वायर किया था जब वो खुद पीआरआई था, या उसको इंडिया के किसी पीआरआई से क्या हुई है? इनहेरिटेंस हुई है। बिल्कुल उल्टा कर दो ना एग्जाम्पल। जैसे ऐसे समझ लो, जो विलियम्स है, विलियम्स कभी इंडिया में पीआरआई बना था और तब उसने इंडिया में इंडियन करेंसी रखी थी, इंडियन सिक्योरिटी में पैसे लगाए थे, या इंडिया में कोई प्रॉपर्टी ले ली थी, तो वो विलियम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो उसने तब खरीदी थी जब वो इंडिया में पीआरआई था।
ठीक है, जो उसने तब खरीदी थी जब वो इंडिया में PRI था, व्हेन ही वाज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। या फिर विलियम के जो पापा थे ना वो इंडिया में रहते थे, मिस्टर मिस्टर रामू। तो मिस्टर रामू जो थे वो विलियम के पापा थे, और मिस्टर रामू से उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, मिस्टर रामू से उसको इनहेरिट होकर वो फॉरेन इंडियन सिक्योरिटी जा रही है, तो भैया रख सकता है, तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो PROI मे होल्ड ओन ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इफ सच सिक्योरिटी सच करेंसी सच प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड हेल्ड और ओन्ड। वो उसने कैसे एक्वायर की थी? इंडिया में जब वो खुद PRI था तब उसने एक्वायर की थी, या फिर उसको किसी PRI से क्या हुई है? इनहेरिट हुई है। ठीक है, फिर बीच में आया ये RBI का दूसरा सर्कुलर। सर दूसरा क्यों? पहला कहां गया? पहला वो एजुकेशन वाला बताया था ना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन में, तो पहला वाला वो था, ये दूसरा सर्कुलर है। और ये दूसरा सर्कुलर क्या बोलता है? ये बोलता है कि ये वाली ट्रांजेक्शन भी 6(4) में आ जाएंगी, मतलब एक PRI ये ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। हमने बोला क्या क्या? कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपने ओपन करा था और मेंटेन करा था इन इंडिया, तो वो आप जब PROI थे तब आपने इंडिया में ऐसा कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन मेंटेन किया था, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। चलो चलाए चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इनकम अर्नड थ्रू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया। तुम इंडिया के बाहर कोई बिजनेस वोकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए गए थे, वहां आपने कुछ इनकम कमाई, ठीक है, जब आप PROI थे आपने इनकम कमाई, या फिर उसको आपने उस समय कुछ इन्वेस्टमेंट करी और उससे आपको इनकम आई। ओके, आपने कुछ इनकम कमाई बाय द बिजनेस प्रोफेशन, या फिर तुमने कोई इन्वेस्टमेंट करी जिससे तुम्हें इनकम आई, या तुम्हें कोई गिफ्ट मिला था, या तुम्हें कोई इनहेरिटेंस मिला था जब तुम PROI थे, तो वो इनकम वगैरह सब तुम रख के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया, मान लो करण जो था यूएसए गया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो बंदा PROI बन गया, $100 मिलियन कमाए, इनकम आई उसके पास, उस इनकम से इसने घर खरीदा, उस इनकम से इसने एक घर खरीदा, तो क्या ये इनकम रख सकता है? हाँ। क्या इस इनकम से जो घर खरीदा, इन्वेस्टमेंट लगाई, इससे रेंटल इनकम आ रही है, क्या ये भी ले सकता है? हाँ। सर इसको गिफ्ट मिल रहा है और इनहेरिटेंस मिले व्हेन ही वाज PROI, तब इसको वहां पे गिफ्ट मिल गए थे, इनहेरिटेंस मिल गई थी कुछ, तो वो रख सकता है क्या अपने पास? बिल्कुल रख सकता है। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग एनी इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम एंड कन्वर्जन और रिप्लेसमेंट और अक्रूवल टू द सेम हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय PRI बाय द वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम अ PROI। अगर मान लो कोई PRI है, उसको फॉरेन एक्सचेंज इनहेरिटेंस में मिलता है फ्रॉम PROI, तो आप उसको रख सकते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज ध्यान से सुनना। एक PRI फ्रीली अपनी फॉरेन वाली एलिजिबल एसेट्स को यूज कर सकता है, किस पर्पस के लिए? उस एसेट को भी यूज कर सकता है एज वेल एज उस एसेट से होने वाली इनकम को भी यूज कर सकता है, या उस एसेट को बेचकर जो पैसा आएगा उसे भी यूज कर सकता है। किस पर्पस के लिए? अगर वो इंडिया के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट या एसेट खरीदना चाहता है और विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ RBI। सर दोबारा बोलो, अगर कोई PRI है, उसके पास जो अब्रॉड में एलिजिबल एसेट्स पड़ी हैं, या उन एसेट से उसको कोई इनकम आ रही है, तो वो इनकम, ठीक है, और उस एसेट को बेचकर जो सेल प्रोसीड यानी बेचकर जो पैसा आया, ये सारा पैसा इवन आफ्टर योर रिटर्न टू इंडिया यू कैन यूज दैट अमाउंट। What amount? Your assets वाला amount, your income on assets or your sale proceed of asset, that amount you can use to make any fresh investment abroad। अब तुम abroad में कोई fresh investment करना चाहते हो तो वो पैसा यूज कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन है बस, जो अब तुम फ्रेश इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया लगाओगे ना, वो उसी फंड से होनी चाहिए जो हम तुम्हारे को ये बात कर रहे हैं। ये आपकी एलिजिबल एसेट वाले फंड में से ही होना चाहिए, यानी या तो उस फंड में से हो, या उस एसेट की इनकम से हो, या फिर सेल प्रोसीड ऑफ दैट एसेट से हो। यानी ऐसे समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर के यूएसए में गए, बिजनेस करा, प्रॉफिट कमाया कितना? $100 मिलियन का। मिस्टर के उस समय PROI थे, उन्होंने वहां पे एक घर खरीदा, ठीक है, फिर उसके बाद उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, रेंटल। अब ये भैया वापस आ गए इंडिया में, ये PRI बन गए, अब इनको रेंटल इनकम आ रही है, $30 मिलियन की रेंटल इनकम आती है इनको। तो मैंने बोला या तो इस एसेट को बेच दो, घर को बेच दो, घर बेच के जो पैसा आएगा वो पैसा, या फिर ये जो रेंटल इनकम फ्रॉम एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम एसेट आउटसाइड इंडिया। तो आप ये दोनों चीजों से आप कोई और घर खरीदना चाहते हो आउटसाइड इंडिया, तो यू कैन एक्वायर। ये यहां पर लिखा हुआ है, समझ में आ गई? बट शर्त ये है कि जो अब तुम नया वाला नूना वाला घर खरीद रहे हो ना इंडिया के बाहर, ये तुमको उसी फंड से खरीदना है जो ये मैं बात कर रहा हूं, या तो एसेट्स आउटसाइड इंडिया, या उसकी इनकम ऑन सच एसेट, या फिर सेल प्रोसीड ऑफ सच एसेट। ठीक है, ये करना आपको अलाउड हो जाएगा। ओके सर,
इसके बाद अपन आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो चार चार चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें से थर्ड वाली मैं ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं। हालांकि इन चारों में से ना ये ऊपर वाली दो फुद्दू है एकदम, पेपर में आ जाए तो भाई साहब आंसर बाद में लिखना, पहले डेस्क पे खड़े हो जाना, नमन करना उस इंसान को जिसने पेपर में ये दो शेड्यूल से क्वेश्चन डाला। ठीक है, दिमाग में रख के चलनी है ये वाली कि ये आएंगी आएंगी। ठीक, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि किन दो ट्रांजेक्शन पे आरबीआई या सीजी क्या नहीं लगा सकते, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सबसे पहले जरा लपेट लेते हैं कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन है बट उसको प्रोहिबिट किया हुआ है। व्हाट आर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड, और ये पीआरओआई के लिए प्रोहिबिटेड है। कोई भी पीआरओआई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएगा अगर इंडिया में कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई सोल प्रोप्राइटर या किसी भी फॉर्म ऑफ एंटिटी में बिजनेस चल रहा है ये वाला, तो पीआरओआई इन धंधों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। चाहे ये धंधे इंडिया में कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं, पार्टनरशिप में चल रहे हैं, प्रोप्राइटरी कंसर्न में चल रहे हैं, एनी एंटिटी विच आर डूइंग दीज बिजनेसेस, पीआरओआई कैन नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया। सर पहला, चिट फंड बिजनेस में नहीं लगा सकता। दूसरा, निधि कंपनी में नहीं लगा सकता। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटी में वो बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब बिजनेसेस में कोई पीआरओआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। पर हमने यहां पर दो एक्सेप्शन निकाली। पहला बोला रियल एस्टेट बिजनेस में ये तीन चीजें नहीं आती। मैंने बोला क्या, अगर कोई पीआरओआई इंडिया के अंदर टाउनशिप डेवलप करना चाहता है कर सकता है। रियल एस्टेट में टाउनशिप को डेवलप करना इंक्लूड नहीं होता। अगर तुम इंडिया में आकर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्रीमाइसेस, रोड, ब्रिजेस ये सब कुछ बनाना चाहते हो बना सकते हो, ये रियल एस्टेट में नहीं आएगा। और अगर तुम इंडिया में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोलना चाहते हो, सर रिएट क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बिजनेस क्या होता है, ये धंधा क्या होता है। असल में क्या होता है ना, रिएट एक काइंड ऑफ, जैसे तुम म्यूचुअल फंड समझते हो ऐसे ही रिएट का काम होता है। रिएट क्या करता है, काफी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेता है और उसको आगे रियल एस्टेट सेक्टर में लगाता है, और फिर वहां से जो इनकम्स आती है ना वो सब उन इन्वेस्टर्स में बांट देता है। फिर इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ जैसे मान लो मेरे जैसा कोई छोटा मोटा गरीब इंसान रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो भाई रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तुम्हें घर चाहिए, और घर कोई 100-200 रुपए में तो आएगा नहीं, तो वो तो बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट मांगेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आपको डायरेक्ट एक्सपोजर लेना है और उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है तो आपको बहुत करोड़ों रुपया चाहिए होगा। अब मेरे जैसा आम बंदा, मेरे जैसा थोड़ा सा गरीब बंदा, वो चाहता है कि मैं रियल एस्टेट सेक्टर से पैसे तो कमाऊं, पर मेरे पास अपफ्रंट इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे जैसा छोटा बंदा इस रिएट में पैसे लगा देगा, और मेरे जैसे और छोटे बंदे भी इस रिएट में पैसे लगा देंगे। अब सोचो हम सब ने 50-50 हजार रुपए लगा दिए और ऐसे 1000 बंदे इकट्ठे हो गए तो 5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए ना। और वो 5 करोड़ की एसेट खरीद के उस पर जो इनकम आएगी, रेंटल इनकम आएगी, वो रेंटल इनकम डिविडेंड की फॉर्म में आगे इन सब इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को एक छोटे अमाउंट में रियल एस्टेट सेक्टर से पैसा कमाने का मौका मिल गया। तो ऐसी अगर तुमको रिएट बनानी है ना तो ये बना सकते हो। यानी यहां बोला गया रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या नहीं आएगा। टाउनशिप डेवलप करना रियल एस्टेट बिजनेस नहीं होता। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी या रोड ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करना ये सब रियल एस्टेट बिजनेस नहीं होता। और रिएट बनाना रियल एस्टेट बिजनेस नहीं होता। तो सर फिर मना किससे किया इसको ट्रेडिंग करने से, वो नहीं करोगे, ये करना है, इससे तो हमारी कंट्री का ही फायदा है। आओ आओ आओ, पीआरओआई को अलाउ कर दिया, आजा आजा आजा। ये तीन चीजें रियल एस्टेट में नहीं होती, कल्ले कल्ले कल्ले। ठीक है, नेक्स्ट, सर चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट करना मना है, तो पीआरओआई इंडिया में चिट फंड बिजनेस का धंधा खोल नहीं सकता। ठीक है, इन्वेस्टर नहीं बन सकता उसमें। पर अगर जो ये चिट फंड बिजनेस होता है, जो ये चिट्स डलवाते हैं अपने सब्सक्राइबर से, क्या वो पीआरओआई सब्सक्राइब कर सकता है किसी चिट को? हाँ वो कर सकते हो, बट वो करने के लिए भी तुमको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी? या तो तुमको रजिस्ट्रार ऑफ चिट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी या फिर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो एनआरआई है ना, मतलब जो पीआरओआई है बेसिकली, ये चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट चिट फंड बिजनेस में सब्सक्राइब कर सकता है। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है खुद चिटे खेलना चाहे तो वो खेल सकता है, मतलब पैसा लगा सकता है अपने चिट्स के। ठीक है, बट अप्रूवल लेना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए भी। किससे? रजिस्ट्रार ऑफ चिट से या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से, जैसा भी लिखा रहेगा। उसके बाद आगे लिखा गया कि अगर 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 कोई पीआरआई है, इंपॉर्टेंट पीआरआई, ऊपर मैं जितनी बातें कर रहा था सब पीआरओआई की हो रही थी रेगुलेशन 4 में। और ये रेगुलेशन क्यों आ रही है? क्योंकि आरबीआई ने बनाई होगी। अब मैं आ रहा हूं पीआरआई पे। सर जो पीआरआई होता है ना, पीआरआई, ओहो जलजला, रुक जा, खत्म होने वाला चैप्टर यार। पीआरआई जो होता है ना, कोई भी पीआरआई, इंडिया का कोई भी पीआरआई, कोरिया के, कोरिया मतलब वो किम जोंग उन,
उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। नो पीआरआई शैल अंडरटेक एनी कैपिटल अकाउंट, कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं करनी विद द सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द कोरिया या फिर एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन द कोरिया। और अगर करनी है ना तो पहले अप्रूवल लो, किससे? सीजी से। और सीजी तुमको जरूर अप्रूवल दे देगा, है ना। सीजी तुमको कोई अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि सर ये कंट्री थोड़ा सा ऐसा ऑटोक्रेटिक कंट्री है, अपनी मर्जी चलाएंगे फिर हर चीज में। तो कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हम इन कंट्री के साथ नहीं करेंगे। सर करंट अकाउंट चिल्लर ट्रांजेक्शन होती है, अलाउड है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो पीआरओआई कोरिया के किसी बंदे के साथ या सिटीजन है कोई एंटिटी उधर की, उसके साथ आप ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं करोगे। और अगर जब ये रूल आया था तो अगर उस समय आपकी कोई ट्रांजेक्शन चल भी रही है तो 180 दिन का टाइम दे रहे हैं तुमको, 180 दिन के अंदर अंदर फटाफट उस ट्रांजेक्शन को क्लोज करो, सेटल करो। अदरवाइज उसके बियॉन्ड जाना है, उस 180 दिन के ऊपर जाना है, जरा सीजी से अप्रूवल ले लेना। ठीक है बेटा, ओके सर। इसके बाद आते हैं, सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा ना, अभी रुको। वापिस आते हैं कैपिटल अकाउंट के शेड्यूल नंबर 1 पे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करना परमिसिबल है फॉर पीआरआई। पहला, अगर कोई पीआरआई है इंडिया वाला बंदा, वो फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, कर सकते हो। फॉरेन करेंसी लोन उठाना चाहता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, पीआरआई उठा सकता है। ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, कर सकता है। एक्वायर नहीं लिखा, ट्रांसफर लिखा है, तो ट्रांसफर कर सकता है। एज पर शेड्यूल 1 एक्वायर नहीं लिखा, तो सर फिर एक्वायर ही नहीं कर सकता तो ट्रांसफर कैसे करेगा? तो यहां नहीं लिखा ना एक्वायर नहीं कर सकता, और सेक्शंस हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं, तो एक्विजिशन के लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यहां नहीं लिखा कि एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो यहां सिर्फ ट्रांसफर लिखा है, एक्वायर करने के लिए अलाउड है, बट वो अदर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेक्शन में, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। गारंटी दे सकता है किसके फेवर में? पीआरओआई के फेवर में गारंटी दे सकता है। करेंसी और करेंसी नोट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ले जाना लाना, होल्ड करके रख सकता है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट पीआरओआई से ले सकता है, मतलब पीआरओआई से लोन एंड ओवरड्राफ्ट ले सकता है, पीआरओआई को लोन एंड ओवरड्राफ्ट दे भी सकता है। कौन? पीआरआई। ठीक है सर। फॉरेन करेंसी अकाउंट जो उसने इंडिया में खोले थे या इंडिया के बाहर खोले थे, उसे मेंटेन करके चल सकता है। और अगर मान लो कि उसकी कोई कैपिटल एसेट है, वो इंडिया के बाहर थी, वो इंडिया के कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर है, उससे वो पैसा रेमिट करके लेके जाना चाहता है बाहर, तो वो भी लेके जा सकता है। और बाहर जाकर अगर तुम्हें कोई ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, यानी फ्यूचर्स ऑप्शंस ये सब कुछ करना है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये भी कर सकते हो। तो दीज आर द परमिसिबल ट्रांजेक्शन फॉर पीआरआई। पीआरओआई के लिए कौन सी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? सर पीआरओआई जो है ना, वो बंदा इंडिया में क्या कर सकता है? वो बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगा सकता है किसी सिक्योरिटी में। किसकी सिक्योरिटी? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह की सिक्योरिटी में पैसे डाल सकता है। या फिर अगर वो फर्म है या सोल प्रोप्राइटर कंपनी वाला सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, तो उसकी कैपिटल में भी क्या कर सकता है? कंट्रीब्यूट कर सकता है। बेसिकली पीआरआई, जब पीआरआई को ऊपर बोल रहे थे भाई तू बाहर इन्वेस्टमेंट लगा सकता है, तो पीआरओआई को भी तो अलाउ कर रहे हैं कि तू इंडिया के अंदर क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे एक्वायर और ट्रांसफर भी कर सकते हो। अब यहां पे इन्होंने एक्वायर भी लिखा हुआ है, ऊपर मैं इसलिए बोल रहा था एक्वायर नहीं है। पीआरआई इंडिया के बाहर ट्रांसफर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर शेड्यूल 1, पर पीआरओआई एज पर शेड्यूल 2 इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है सर। इंडिया के किसी बंदे के फेवर में गारंटी दे सकता है, इंडियन करेंसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्ड करके रख सकता है, डिपॉजिट कर सकता है बिटवीन पीआरआई एंड पीआरओआई, मतलब पीआरओआई पीआरआई के पास डिपॉजिट वगैरह रखवा रहा है, ले रहा है, वो सब कर सकता है। फॉरेन करेंसी जो उसके अकाउंट इंडिया में थे वो मेंटेन कर सकता है। सेम ट्रांजेक्शन है, जैसे हम जो काम बाहर कर सकते थे वो बाहर वाले बंदे यहां कर सकते हैं। अगर वो इंडिया के बाहर कैपिटल एसेट इन इंडिया है, उसके बाहर पैसे लेके जाना चाहता है, वो लेके जा सकता है। एंड अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वो बंदा इंडिया में करना चाहता है, कर सकता है। तो पीआरआई के लिए ये परमिसिबल ट्रांजेक्शन थी, और पीआरओआई के लिए ये वाली परमिसिबल ट्रांजेक्शन है। ठीक है। यहां अपने शेड्यूल वेड्यूल होते हैं सारे खत्म सर। पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, वो पता है क्या है? वो ये है कि जो अभी तुमने कैपिटल अकाउंट का शेड्यूल 1 पढ़ा ना, परमिसिबल ट्रांजेक्शन फॉर पीआरआई, इसके लिए भी $250,000 की लिमिट है। फॉर दीज ट्रांजेक्शन ऑल्सो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ $250,000। एंड वेट सर, हमने एलआरएस पढ़ा था शेड्यूल 3 करंट अकाउंट का, तो उसमें भी तो $2.5 लाख की लिमिट थी। तो इन्होंने बोला वो और ये मिलाकर भी $2.5 लाख की ही लिमिट है। वाह 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 वाह। तो ये 2 पॉइंट ये लिखे हुए हैं।
एक पीआरआई जो शेड्यूल 1 अभी तुमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का, उसके लिए पैसा विड्रॉ कर सकता है बट मैक्सिमम अप टू $250,000। सर उससे ऊपर पंगा पड़ जाएगा। $250,000 तक की लिमिट दे दी इन्होंने यहां पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की, और बोला जो आपने शेड्यूल 3 नहीं पढ़ा था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वाला, दैट शैल बी सबस्यूम्ड विद द लिमिट अबाउ। यानी ये जो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन की लिमिट बताई ना हमने तुम्हें शेड्यूल 1 की $2.5 लाख की, वो और शेड्यूल 3 कौन सा वाला, करंट अकाउंट वाला, ये दोनों मिलाकर 2.5 लाख है। इसलिए मैंने लिख दिया शेड्यूल 1 ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड शेड्यूल 3 ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इनकी मिलाकर लिमिट कितनी है, $250,000। इनकी मिलाकर लिमिट कितनी है, $250,000। और लास्ट में एक और बोल रहा है कि जो आपने ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए $2.5 लाख निकाले हैं, इससे ज्यादा तो निकाल ही नहीं सकते, इतने निकाले, तो आप कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं करोगे विद द नॉन कोऑपरेटिव कंट्री एंड टेरिटरी जो एफएटीएफ ने डिक्लेयर की हुई है। सर एफएटीएफ कौन होता है? एफएटीएफ एक बॉडी बनी हुई है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये किस चीज पे काम करती है, ये काम करती है कि हमारी जैसे कोई भी वो जो फॉरेन कंट्रीज है उनमें भी देखरेख करती है। क्या ये एफएटीएफ का काम क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म फंडिंग नहीं होनी चाहिए, उन पर नजर रखता है। ठीक है, तो ये ना अपनी रिपोर्ट बनाकर कुछ कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। तो अगर इन्होंने किसी कंट्री को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री घोषित कर दिया है कि ये कंट्री जरा कोऑपरेशन में नहीं है, गंदी कंट्री है, तो अगर इन्होंने किसी कंट्री को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री डिक्लेयर कर दिया है, तो आप $2.5 लाख जो ये विड्रॉ कर रहे हो ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करने के लिए, ये किसी भी ऐसी नॉन कोऑपरेटिव कंट्री टेरिटरी के साथ ट्रांजेक्शन मत करना जिसको एफएटीएफ ने मना किया हुआ है कि आप क्या नहीं कर सकते, इनके साथ ट्रांजेक्शन मत करना। तो इसलिए यहां पर लिख दिया गया, नो पार्ट ऑफ एनी फॉरेन एक्सचेंज व्हाट यू हैव ड्रॉन यू शैल नॉट ट्रांजेक्ट विद या रेमिट द अमाउंट टू दीज कंट्रीज जो नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, इन कंट्री को ये पैसा मत बेचना। ठीक है, और यहां अपना निपटता बड़े ही प्यारे तरीके से क्या, पूरा फेमा, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाया है। ठीक है, अब प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जरूर से वीडियो को लाइक करना, पक्का तुमको एक कमेंट करके जाना है। ठीक है, जरूर जरूर जरूर, मतलब तुमको सच्ची में ऐसे एकदम यू शुड स्वेयर दैट तुमको कमेंट करना है इस वीडियो पे। ठीक है, तो अच्छे से कमेंट करना, अच्छे से लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कभी भी रहे वीडियो हमेशा पब्लिक ही रहेगी, कभी भी रहे दोबारा से देखकर कोई कॉन्सेप्ट भूलो तो उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो, so this was all about this video and this is all for today. Thank you so much, take care, tata, bye bye, and keep working very very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much, tata, bye bye.